नमस्कार साथियों, मेरा नाम रजनीश है। हम अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल से ईओ आरओ की जो आगामी भर्ती आने वाली है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए थे। पिछली भर्ती के भी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से तैयारी करी थी या मेरे संपर्क में थे, उन लोगों ने भी और अन्य कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने जिनको रेफरेंस दिया था, उन्होंने भी ये बात करी थी कि क्या वाकई ईओ आरओ की भर्ती आने वाली। तो इस बात के दो उत्तर थे। एक तो ये कि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ऑथेंटिक न्यूज़ तो किसी भी व्यक्ति को तभी मिलती है कि कौन सी भर्ती आने वाली। कुछ लोगों के बहुत ही गहरे सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो कोई इस प्रकार के सूत्र नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि किस तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। बिना नोटिफिकेशन जारी पे मैं बता पाऊँ, और ये बता नहीं पाते हैं मंत्री भी, बता नहीं पाते हैं मुख्यमंत्री जी भी, वरना तो वो घोषणा ही कर देंगे कि इतनी तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। कुछ चीजें अपनी गति से चलती हैं, उनके कुछ सूत्र जरूर होते होंगे। फाइलें जहां से प्रोसीड होती हैं वहां जरूर ये पता होता होगा कि शायद इस गति से पत्रावली चल रही है, फाइल चल रही है, तो ये भर्ती यूं यूं आएगी। पिछली भर्ती के बाद, उससे पहले जब हम सेलेक्ट हुए थे, तब तो कोई ईओआरओ की भर्ती के विषय में ज्यादा नहीं जानता था। 2016 में क्यों नहीं जानते थे लोग? इसलिए नहीं जानते थे कि 2016 से पहले वाली जो भर्ती थी, एक्चुअली प्रभाव आप किस भर्ती पे, स्टूडेंट्स का कैसा फोकस रहेगा और कितना किसी भर्ती को लेके इंतजार होगा, कितना जुनून होगा लोगों में, किसी भर्ती को आदर्श नौकरी मान के किसी परीक्षा की हम तैयारी कैसे करेंगे, इसके पीछे की मूल भावना ये होती है कि हमने हमसे पहले वाली भर्ती में जिन लोगों को सिलेक्ट होते देखा, वो हमारे आदर्श हो जाते। तो 2013 में जो ईओ की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में लॉ, एलएलबी कंपलसरी था। तो सामान्य फील्ड का बीए, बीटेक, बीएससी, ये लोग उस भर्ती के लिए पात्र ही नहीं थे। तो जब हमने 2016 वाली परीक्षा दी, तो हम वो लोग थे जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, और एक भर्ती सामने आई और हम वो पेपर दे आए। शायद ही कोई एक दो एग्जाम्पल ढूंढे से मिले जिन्होंने प्रॉपर ईओआरओ की तैयारी कोई की हो। लेकिन इस बार जो भर्ती हो चुकी है, उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए जो सिर्फ ईओआरओ की तैयारी कर रहे थे, आरएस की भी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ईओआरओ पे उन्होंने फोकस किया। पेपर एक बार आउट होने के कारण कैंसिल हुआ, अगली बार वापस पेपर आया, लोगों ने बहुत जुनून से तैयारी करी और वो देखते ही देखते सेलेक्ट हो गए। वो लोग हो गए हैं आदर्श नई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। उनको लगता है कि वो दोस्त था मेरा, वो मेरे साथ पार्टनर था, वो उनका जानकार है, वो आरएस वारएस में नहीं पड़ा, ये वाली भर्ती दी और वो सेलेक्ट हो गया। तो वो आदर्श होने के कारण ये भर्ती भी अब बहुत सारे लोगों की आकांक्षा इस भर्ती से जुड़ गई है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, हम भी तैयारी कराएं, कल को मेरा कोई स्टूडेंट या कोई हमसे जुड़े लोग इस तरीके से वंचित रह जाएं कि सर आप तो कह रहे थे भी अभी पता नहीं है कब आएगी कब नहीं, और देखो कल ही हो सकता है, आज रात को नोटिफिकेशन आ जाए, हो तो सकता है। इसलिए इस भर्ती परीक्षा के लिए हमने भी एक बैच शुरू कर दिया है, ईओआरओ भर्ती परीक्षा का, और मैं इसमें पार्ट बी करवाने वाला हूँ। पिछली भर्तियों में भी मैंने करवाया, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे लगातार जुड़े रहे, किसी ने कभी कभार क्लास देखी, और कई और लोगों के स्टूडेंट्स भी रहे। अगर आपको लगता है कि मैं पार्ट बी जो करवा रहा हूं उसका एक डेमो क्लास में आज करवाता हूं, अगर आपको लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी मेरे पढ़ाने की, रजनीश के पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं कार्य संचालन नियम। क्या है इस पूरे पार्ट बी में? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एक बड़ा पार्ट है, और कुछ छोटे छोटे अधिनियम हैं। उनमें से एक है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम। बहुत ही छोटा सा नियम है, बहुत ही छोटा सा अधिनियम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न किसी इतने छोटे फॉर्मेट से अगर कहीं से आ रहे हैं, इसकी 22 उपधाराएं हैं, इनमें से हर भर्ती परीक्षा में 3 हो गई। एक तरीके से देखें तो 2 बार तो ये कैंसिल होके हो गई, और 16 वाली भी हो गई जो सामान्य लोगों के लिए थी। कार्य संचालन नियम से बहुत आसानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि कार्य संचालन नियम बहुत टेक्निकल नहीं होके एक जनरल अवेयरनेस है कि नगर पालिकाएं भी जैसे संसद है, राज्य विधानमंडल है, उसी तरीके से नगर पालिका भी जनप्रतिनिधियों का एक संघ है। नगर पालिका का मतलब है जहां जनता से चुन के आए पार्षद और एक उनका चेयरमैन, वो मिलके चेयरमैन पीठासीन अधिकारी के रूप में या पीठासीन अध्यक्ष के रूप में, और बाकी जो पार्षद हैं
वो उस सभा के सदस्यों के रूप में जहां मिलके कोई पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था है उसे कहते हैं नगर पालिका। बड़े शहरों में नगर निगम हो जाता है, जो जिला स्तरीय शहर हैं उनमें नगर परिषद हो जाता है, और छोटे शहरों में नगर पालिका हो जाती है। निगम, परिषद और पालिकाओं में वार्ड मेंबर्स और चेयरमैन को मिलाकर के नगर पालिका मंडल कहते हैं। और वो अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए नगर पालिका मंडल किस तरीके से कार्य करता है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, उसको कार्य करने में नियम क्या क्या बने हुए हैं, उसे कहते हैं राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम भी 2009 है, और उसी साल ये आ गया कार्य संचालन नियम 2009। इसकी पहली धारा से हम शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या नियम, कार्य संचालन नियम 2009, ठीक है, ये कैसे बना, या कोई भी जो कार्य संचालन नियम है वो उसको बनाने की शक्ति किसको थी, किसने बनाया? तो बात ये है कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसमें धारा 337, ये बार बार आप नगर पालिकाओं के सर्कुलर में देखेंगे कि धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक्ट में, मूल एक्ट राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, उसकी धारा 337 में राज्य सरकार को ये शक्तियां दी हैं कि राज्य सरकार इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, ये अधिनियम तो एक तरीके का संविधान है, सॉरी, जैसे संविधान के बाद में अलग अलग कानून तो संसद बनाती रहती है, तो इस नियम के अनुपालना करते हुए, इस नियम के विपरीत नहीं हो, इस नियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस नियम में धारा 337 में दिया है कि धारा 337 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि आप इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पर कार्य संचालन के अलग अलग नियम बना सकते हो। तो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने एक नियम बना दिया, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये कार्य संचालन नियम है क्या। हर अधिनियम में पहली धारा हमेशा संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होता है। संविधान से लेके कोई भी अधिनियम जब बनता है, कोई भी एक्ट जब बनता है, उस एक्ट को जब लिखा जाता है तो पहली धारा ये लिखी जाती है कि ये अधिनियम, ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा और कब से लागू होगा और किन पर लागू होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नाम से जाना जाएगा, और राजपत्र में जिस दिन ये एक्ट प्रकाशित होगा, इसकी अधिसूचना प्रकाशित होगी, उसी दिन से ये संपूर्ण राजस्थान की नगर पालिकाओं पर लागू हो जाएगा। ठीक है, इन नियमों का नाम राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 होगा, और ये राजपत्र में इस नियम के प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण राजस्थान में प्रवर्तित हो जाएगा या लागू हो जाएगा। ठीक है, परिभाषाएं, परिभाषाएं हमेशा दूसरी धारा परिभाषाएं होती है। परिभाषाओं का मतलब क्या है? परिभाषा का मतलब है कि भी इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड आएंगे इस पूरे एक्ट में, आगे ऐसे कौन कौन से वर्ड आएंगे जिन वर्ड्स की परिभाषा हम पहले ही बता देते हैं। बाद में तो सेंटेंस में उस वर्ड का उपयोग करेंगे, वो वोकैबुलरी इसमें आएगी, और तुम सोचोगे कि इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है इसका क्या अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय जो आगे एक्ट में कुछ ऐसे शब्द आएंगे उनका अभिप्राय हम पहले ही बताते चलते हैं। तो धारा 2 में बता दिया, 5 वर्ड्स की परिभाषाएं यहां बता दी। एक तो कि बार बार शब्द आएगा अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या है? तो इस एक्ट में, कार्य संचालन नियम में जहां जहां अधिनियम लिखा हो उसका मतलब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। जहां जहां अधिनियम शब्द लिखा है उसका तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से उसका तात्पर्य। ठीक है, बैठक शब्द का क्या मतलब है? तो बैठक शब्द का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में उसकी धारा 51 में जो बैठक शब्द दिया है उससे इस बैठक शब्द का अर्थ लेना है। वो बैठक क्या है? वो बैठक यही है कि हर 60 दिन में कम से कम एक बैठक वार्ड पार्षदों की, जिसका पीठासीन अध्यक्ष होगा,
और एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें नगर पालिका आयोजित करवाएगी। कुछ साधारण बैठकें होंगी, कुछ विशेष बैठकें होंगी। ठीक है, विशेष बैठकों में आपको 3/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से अगर कोई विशेष बैठक की मांग की जाएगी पार्षदों की, तो अध्यक्ष अगले 7 दिन में ऐसी विशेष बैठकें बुलाएगा। तो बैठक शब्द का वही तात्पर्य है पूरे एक्ट में जो अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में जिस बैठक को परिभाषित किया गया है, वही बैठक हम यहां तात्पर्य लेंगे। प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है? कोई नगरपालिका का सदस्य, नगरपालिका का कोई सदस्य यानी वार्ड मेंबर, वो किसी भी तरीके का कोई संकल्प या प्रस्ताव बोर्ड की बैठक के समक्ष या बोर्ड के समक्ष अपनी तरफ से कोई जनहितार्थ कोई प्रस्ताव पेश करता है, कोई संकल्प पेश करता है, उसे हम प्रस्ताव कहेंगे। किसी सदस्य द्वारा नगरपालिका के विचारार्थ, बोर्ड के विचारार्थ रखा गया कोई सब्जेक्ट, कोई प्रस्ताव, कोई संकल्प, उसे हम प्रस्ताव कहेंगे। अगर किसी प्रस्ताव में कोई पहले से प्रस्ताव आ रखा है, उस प्रस्ताव में एक सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखता है, मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हमें नगरपालिका की साफ सफाई के लिए 100 सफाई कर्मचारियों की संविदा पे भर्ती करनी चाहिए। एक दूसरे वार्ड पार्षद ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं इस प्रस्ताव में, ये पारित था पहले, मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि 100 सफाई कर्मचारी कम है, हमें 100 सफाई कर्मचारी और 5 जमादार भी इनके साथ संविदा पर रखने चाहिए। तो ये प्रस्ताव में क्या है? संशोधन है। प्रस्ताव में संशोधन भी अपने आप में प्रस्ताव होगा। मैं प्रस्ताव की परिभाषा बता रहा हूं। प्रस्ताव से तात्पर्य है किसी सदस्य द्वारा नगरपालिका के विचारार्थ रखा गया कोई प्रस्ताव या संकल्प, और प्रस्ताव में संशोधन भी एक प्रकार का प्रस्ताव ही है। नगरपालिका से क्या तात्पर्य है? नगरपालिका से तात्पर्य सभी प्रकार की नगरपालिका है। छोटे शहरों में नगरपालिका बोर्ड कहते हैं, जिला स्तरीय शहरों में नगर परिषद कहते हैं, और बड़े संभाग स्तरीय जो शहर होते हैं उनमें नगर निगम कहते हैं। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये सभी नगर पालिका नाम से संबोधित होंगी पूरे एक्ट में। अब आगे एक्ट में कोई भी बात नगर पालिका कहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि नगर परिषद उसमें शामिल नहीं है। चाहे वो निगम हो, चाहे परिषद हो, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, सबका अर्थ क्या है? नगर पालिका। पीठासीन प्राधिकारी, ये कौन होगा? बार बार आगे नाम आएगा पीठासीन प्राधिकारी। इसका तात्पर्य होगा नगर पालिका मंडल का अध्यक्ष, यानी चेयरमैन, जो सामान्यतः पार्षदों से चुन के आता, वो चेयरमैन, तो वो पीठासीन प्राधिकारी होगा। अगर किसी बैठक में, ये बैठक के नियम है, कार्य संचालन नियम, नगरपालिका के सामान्य नियम नहीं है। ये बैठक कैसे संचालित होगी? नगरपालिका का मतलब भी ये है वार्ड पार्षदों और चेयरमैन से मिलके बनी हुई सभा। तो सभा के क्या नियम होंगे, उसे हम कहते हैं कार्य संचालन नियम। तो सभा में पीठासीन प्राधिकारी होगा, पीठासीन प्राधिकारी अध्यक्ष होगा। अगर अध्यक्ष उस दिन नहीं आता है तो उपाध्यक्ष पीठासीन प्राधिकारी होगा, और अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो बाकी बचे हुए सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और वो उस बैठक का पीठासीन प्राधिकारी होगा। ठीक है। इसके बावजूद भी ऐसे कोई शब्द जो इस कार्य संचालन नियम 2009 में प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन यहां इन पांचों में परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वही होगा जो उनका अर्थ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दिया गया है। यानी ऐसे और कोई शब्द आ जाएं जो यहां तो परिभाषित नहीं है लेकिन एक्ट में परिभाषित है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित है, उनका वहीं से ये अर्थ आप लगाओगे। 3 नंबर, नगरपालिका की बैठकें। नगरपालिका में सामान्यतः साधारण बैठकें 60 दिन में एक बार। अब यहां प्रश्न आएगा, नगरपालिका की साधारण बैठक की कालावधि या साधारण बैठकें कैसे होंगी या कितने अंतराल से होंगी, और ऑप्शन होंगे 2 महीने में एक बार, 60 दिन में एक बार, 2 महीने में 2 बार, 1 महीने में एक बार, ऐसे कोई ऑप्शन। तो ये 60 दिन में एक बार और 2 महीने में एक बार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां दिन दिए गए हैं न कि महीने। 60 दिन में एक बार ये बैठक होगी और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें। एक कैलेंडर वर्ष में
न्यूनतम 6 बैठकें, 60 दिन में एक करेंगे तो कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। ज्यादा हो सकती है क्या? हाँ, कभी भी चेयरमैन अगर ये चाहे तो वो कभी भी बैठक बुला सकता है। कभी भी का मतलब ये नहीं है कि अभी बुला ले, 5 मिनट बाद में आ जाना, नहीं। इसके नियम है कि भाई अगर आप बैठक बुलाओगे तो कम से कम कितने दिन पहले सूचना दोगे वार्ड मेंबरों को, है ना, ये नियम है। अति आवश्यक ही कोई काम है तो कितने दिन पहले सूचना दोगे, तो ये नियम है। अत्यावश्यकता की दशा में या लोक महत्व के मामले में अध्यक्ष किसी भी समय अर्जेंट बैठक बुला सकेगा। अगर लोक महत्व का या अति आवश्यक कोई काम है तो अर्जेंटली बैठक बुला सकेगा। तो वो 60 दिन में एक बार वाली बात नहीं, वो अर्जेंट बुलाना चाहेगा अर्जेंट। लेकिन अर्जेंट का मतलब भी ये है कि 48 घंटे का नोटिस तो देना ही पड़ेगा वार्ड पार्षदों को। 48 घंटे पहले तो आपको सूचना देनी ही पड़ेगी। 1/3 से कम सदस्य होने पर अच्छा, 1/3 से अधिक सदस्य हैं, अगर अध्यक्ष को लिखित में देते हैं कि कोई बैठक बुलानी, तो अध्यक्ष 7 दिन के अंदर अंदर, अनाधिक का मतलब है 7 दिन के अंदर, अगर 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं, अगर बैठक बुलाने का लिखित अनुरोध करते हैं हस्ताक्षर युक्त, तो अध्यक्ष 7 दिन के भीतर वैसी बैठक बुलाएगा। ठीक है। अगर वो अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल होता है तो अगले 10 दिन में ईओ वैसी बैठक बुलाएगा। ईओ का मतलब है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर या कार्यपालक अधिकारी भी कई बार कहते हैं, कई बार अधिशासी अधिकारी शब्द भी कहते हैं, लेकिन एक्ट में ज्यादातर मुख्य नगरपालिक अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। ठीक है। तो बैठकें कितनी होंगी? 60 दिन में एक बार, कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बार, न्यूनतम 6 बार। विशेष बैठक अति आवश्यक लोकहित में कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है, अध्यक्ष बुला सकता है। इस कभी भी बैठक का मतलब है कि लोकहित में होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए, तो वो विशेष बैठक बुला सकता है। वो चाहे तो उसे लगे कि जनहित में है तो 48 घंटे की पूर्व सूचना देगा और बुला लेगा। वो नहीं चाहे बैठक बुलाना, लेकिन वार्ड पार्षद चाहते हैं बैठक बुलाई जाए, और उनका भी मुद्दा क्या है? जनहित का मुद्दा है। तो वार्ड पार्षद जब चाहते हैं तो 1/3 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, 1/3 से एन्यून नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? पूरे पूरे 1/3 चल जाएंगे। 1/3 से एन्यून इसलिए कहा गया कि ऐसा कहते हैं कि 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं, तो पूरे 1/3 होने पे क्या करते हैं? मान लो 30 सदस्य हैं वार्ड, टोटल 30 वार्ड और 30 वार्ड मेंबर हैं, तो 10 हो जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्या वो विशेष बैठक बुलाने के लिए आवश्यक है, या मतलब पूरा कोरम पूरा कर रहे हैं विशेष बैठक के लिए? 1/3 का मतलब 10 है, लेकिन 1/3 से कम नहीं होने चाहिए। यानी 10 सदस्य अगर लिख के देंगे तो हो जाएगा। हम 1/3 से अधिक लिखते हैं तो 10 पे काम नहीं चलता, 11 सदस्य होने पड़ते। तो 1/3 सदस्य या 1/3 से एन्यून सदस्य अगर हस्ताक्षर करके देंगे तो अध्यक्ष को अगले 7 दिन के ज्यादा दिन नहीं गुजारने चाहिए। 7 दिन से अनाधिक दिनों में, 7 दिन से ज्यादा नहीं, 7 दिन से अनाधिक दिनों में अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी। अध्यक्ष बैठक आहूत करेगा। और इसमें एक विशेष बात है, आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात इसमें यह है कि ऐसी बैठक बुलाओगे तो एक ही प्रस्ताव होगा, वो लोकहित का प्रस्ताव होगा। ऐसे नहीं आप 10 प्रस्ताव लेके और एक अति आवश्यक बैठक आपने 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर करके बुला ली, ये नहीं चलेगा। आपको एक सिंगल प्रस्ताव रखना होगा, वो जनहित में होना चाहिए। 1/3 से एन्यून सदस्य नहीं हो, 1/3 से मतलब न्यून सदस्य नहीं हो, एन्यून सदस्य हस्ताक्षर करके लिखित में अध्यक्ष को देंगे तो अध्यक्ष को अगले 7 दिनों में बैठक बुलानी पड़ेगी। और अध्यक्ष अगले 7 दिन में बैठक नहीं बुला पाता है या विफल रहता है तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर या ईओ उसके अगले 10 दिन में, टोटल दिन कितने हो गए? 17, उसके अगले 10 दिन में वैसी बैठक बुला सकेगा। यदि अध्यक्ष उपनियम 3 के अधीन समय के भीतर विशेष बैठक आहूत करने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ ऐसे संकल्प पर विचार के लिए उस तारीख से जिसको उपनियम 3 के अधीन समय सीमा समाप्त होती है, 7 दिन का समय जिस दिन समाप्त होगा उसके अगले दिन से
10 दिन के भीतर ऐसी बैठक बुलाएंगे, ये कंपलसरी है। तो साहब ये भी नहीं बुलाए तो, अरे भाई वो सरकारी कर्मचारी है, वो चेयरमैन थोड़ी है कि मना कर दे तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये उस 10 दिन में नहीं बुलाएगा तो ये कर्तव्य पालन के विरुद्ध माना जाएगा, उसके ये उसके लिए कदाचार माना जाएगा, ठीक है, और उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। नगर पालिका की बैठक साधारणतः नगर पालिका के कार्यालय में आयोजित होती है, लेकिन कई बार नगर पालिका परिसर, मान लो अब नई नगर पालिकाओं में जो लगातार नई नगर पालिकाएं बन रही है, वहां मान लो इस तरीके का हॉल नहीं है कोई जिसमें बैठक आयोजित हो, तो टेंट वेंट लगा के कर लो सामान्यतः। फिर भी कई जगह आपको लगता है कि पंचायत समिति में एक बढ़िया हॉल है, एसी वैसी लगे में अच्छी व्यवस्था है, हमारे पास है नहीं, तो आप बैठक वहां भी बुला सकते हो, लेकिन सामान्यतः कहाँ आयोजित होगी? नगर पालिका के कार्यालय में आयोजित होगी। नगर पालिका का अध्यक्ष उसका पीठासीन प्राधिकारी होगा बैठक का, और उस बैठक की अध्यक्षता वो पीठासीन प्राधिकारी करेगा। ये मैं बता चुका हूं कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष पीठासीन प्राधिकारी हो जाएगा, और दोनों ही नहीं हो तो बचे हुए सदस्य जो अपने में से चुनेंगे वो पीठासीन प्राधिकारी होके उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। जनता के लिए साधारणतः ये बैठकें खुली रहेंगी, कोई भी आमजन आ सकता है, इन बैठकों में भाग ले सकता है और कार्रवाई कार्य संचालन देख सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष को लगे कि मुझे कुछ लोगों को इसमें वर्जित करना है, कुछ लोगों को मैं नहीं चाहता कि वो इस बैठक में आए, इस बैठक को देखें, तो उनको अनुमति नहीं देगा या उनके लिए उस बैठक के दरवाजे बंद होंगे, उन लोगों के लिए वो बैठक वर्जित होगी। सामान्यतः जनता के लिए खुली रहती, लेकिन अगर किसी को रोकना चाहता है अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी तो उसे रोक सकता है। 4 नंबर, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना किस किस को दी जाएगी, कब कब दी जाएगी? तो कोई भी सामान्य साधारण सभा की जो बैठक होगी उसकी सूचना 6 दिन पहले, कम से कम कितने दिन पहले? कम से कम 6 दिन पहले ईओ के हस्ताक्षर से स्थान बताते हुए कि कहां है बैठक, किस तारीख को है, कितने बजे है, और बैठक में कौन कौन से कार्यों पर चर्चा होगी, कार्य की सूचना, ये बताते हुए एक सूचना पत्र 6 दिन पूर्व जारी किया जाएगा। 6 दिन से ज्यादा का ही टाइम होना चाहिए, 6 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब एक वार्ड पार्षद होने के नाते मान लो मेरे को यह सूचना प्राप्त हुई, तो इस सूचना प्राप्त होने के बाद में मेरे पास कम से कम 6 दिन बाद का टाइम हो इस बैठक में आने का, ताकि मैं कहीं इधर उधर हूं तो मेरे पास पर्याप्त समय हो। तो यहां डाला है कार्य संचालन में। ऐसा नहीं कि मेरे को सूचना मिली या सूचना जारी हुई उसके 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में बैठक है, साधारण सभा की बैठक, ठीक है। कम से कम 6 दिन पहले जारी हो, 7 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, 1 महीने पहले सूचना आ गई, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 6 दिन होने चाहिए। 6 से ज्यादा कम दिन नहीं होने चाहिए बैठक में और सूचना जारी होनी। अति आवश्यकता की दशा मैंने बताया था कि 48 घंटों से कम का समय नहीं होना चाहिए। सूचना वार्ड पार्षद तक जो हम पहुंचाते हैं उसमें और बैठक में, अगर वो बैठक अति आवश्यक किस्म की है या विशेष बैठक है, तब तो कम से कम 48 घंटे पहले, यहां 2 दिन नहीं लिखा है, 48 घंटे लिखे, तो वहां तो कम से कम 48 घंटे से ज्यादा का समय हो, यानी कम से कम 48 घंटे पहले सूचना मिली हो। और जहां साधारण बैठक है वहां कम से कम 6 दिन पहले सूचना दी गई हो। सूचना में क्या क्या होगा? स्थान होगा, तारीख होगी, समय होगा, और जो आपका एजेंडा है, किन किन कार्य पर, किन किन बातों पर चर्चा होगी, है ना, कार्य सूची, वो सारा का सारा उस बैठक की सूचना जो जारी होगी उसमें लिखा होगा। अधिनियम की धारा 51, कौन से अधिनियम की? अधिनियम शब्द से क्या तात्पर्य है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसकी धारा 51 की उपधारा 2 या 3 के अधीन विशेष बैठक की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कम से कम अवधि की सूचना देकर भी बैठक आहूत कर सकता है, किंतु सूचना की अवधि किसी भी तरीके से 48 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं हो? 48 घंटे से। ये 51 की धारा 2 और 3 में क्या लिखा है? वही विशेष बैठक वाला लिखा है कि अति आवश्यक चेयरमैन बुलाए 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं या 1/3 और 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं,
सिग्नेचर करके दें, 1/3 से ज्यादा नहीं, 1/3 से एन्यून सदस्य हस्ताक्षर करके दें और बैठक बुलानी ही पड़े, है ना, जरूरी हो जाए, जनहित का मुद्दा हो, अति आवश्यक बैठक हो, बहुत जरूरी बैठक हो, तो भी अगर वो विशेष बैठक का दर्जा भी उसमें आता है तो भी कम से कम 48 घंटे पहले आप वार्ड पार्षदों को सूचना दोगे। सूचना जारी कौन करेगा, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। हर बार इस कार्य संचालन नियम से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अब टोटल 40 क्वेश्चन आने, उनमें से 10% क्वेश्चन ही इससे आते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके एक एक शब्द पे ध्यान हो। सूचना जारी कौन करेगा, सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी जारी करेगा। कोई कहे कि सूचना चेयरमैन जारी करेगा, पीठासीन प्राधिकारी जारी करेगा, अध्यक्ष जारी करेगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य जारी करेगा, क्षेत्र का विधायक जारी करेगा, राज्य सरकार जारी करेगी, डीएलबी का निदेशक जारी करेगा, सचिव जारी करेगा। नहीं भैया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो कि अक्सर ईओ होता है वो जारी करेगा। ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूचना लिखेगा, सूचना उसके हस्ताक्षर से जारी होगी या उसके द्वारा प्राधिकृत। मान लो वो कहीं व्यस्त है तो उसने प्राधिकृत कर दिया कि मेरे द्वारा अकाउंटेंट साहब प्राधिकृत हैं सूचना जारी करने के लिए, तो या तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस सूचना को जारी करेगा। और जारी करके क्या करेगा, जारी का मतलब है उसके हस्ताक्षर से जारी होगी और प्रत्येक सदस्य को, नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य का मतलब है वार्ड पार्षद, उसमें मनोनीत भी है और चुने हुए भी, इलेक्टेड भी है और सिलेक्टेड भी, निर्वाचित भी है और मनोनीत भी। इन सभी सदस्यों को इनके साधारण निवास स्थान पर, जो इनका एड्रेस वगैरह इनका साधारणतः ये जहां रहते हैं वहां ये सूचना भेजी जाएगी। अगर वहां नहीं है या वो साधारणतः अपने कोई दुकान करते हैं वहां रहते हैं तो उनके कारोबार के स्थान पे या उनके घर पे कोई इस मामले में आपत्ति नहीं कर सकता कि साहब आपने मेरी दुकान पे भेजी थी, है ना, फिर दुकान से मैंने तो आज लिए ही नहीं। आपका भी साधारणतः एड्रेस वही दुकान या आपका घर था जहां आप अक्सर बैठे हुए मिलते हैं या जहां का आपने एड्रेस दे रखा है वहां हमने भेज दी, मतलब वो प्राप्त हो गई। उसमें फिर कोई अड़ंगा ये नहीं है कि साहब आपने घर पे भेजी थी, मैं तो 2 दिन से दुकान पे ही था, मैं तो घर गया नहीं, पत्नी से लड़ रहा था, है ना, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास पहुंच गई साधारणतः आपका जो एड्रेस है। देखो, इस भर्ती के बारे में या इस पूरे एक्ट के बारे में एक चीज ये है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसका तरीका क्या है कि ये मतलब कैसे हम तैयारी करें, है ना, अक्सर ये जो प्रश्न है। पहली बात तो कैसे तैयारी करें, उसका मजाकिया जवाब तो मैं ये देता हूं कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके तैयारी करो। तो कहते हैं सर ये क्या बात हुई, ये तो एक मजाक है कि भाई तैयारी अपने अपने हिसाब से करो, उसका कोई मतलब कोई टोटका नहीं होता तैयारी का, है ना। तैयारी की स्ट्रेटेजी हो सकती है, रणनीति हो सकती है, उसका कोई टोटका नहीं है कि कैसे तैयारी करें। कोई आदमी बेड पे सोते हुए तैयारी करता है, पढ़ता है, कोई चेयर लगा के पढ़ता है, कोई घूमते घूमते पढ़ता है, कोई ईयरफोन से यूट्यूब पे पढ़ रहा है, कोई किताब लेके अपने नोट्स बना के पढ़ रहा है, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, मुख्य बात है कंसेप्ट, कंसेप्ट और मेमोरी। ये 2 चीजें आपकी किसी भी ज्ञान में अभिवृद्धि का यही तरीका है, कंसेप्ट और मेमोरी, दोनों ही काम करने। मेमोरी है कि रटा देंगे रट लेंगे, है ना, रटा देंगे और रट लेंगे, लेकिन रटा तब तक नहीं जाता जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं। और कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो सिर्फ रटे होने से, रटा होना क्या है, रटा होना है कि आपको संस्कृत के 2-4 श्लोक याद हो, माता शत्रु पिता वैरी ये इन बालों ने पठितेर सभा मध्य न शोभ्यते हंस मध्य बको यथा। अगर मुझे इसका अर्थ पता है कि वे माता और पिता शत्रु हैं बच्चे के लिए, जो उनको पढ़ाते नहीं है, और वो बच्चे सभा के मध्य में यानी लोगों के बीच में जब ज्ञान की चर्चा चल रही हो तो उसी प्रकार से बुरे लगते हैं जैसे हंसों के मध्य में कोई बगुला। ठीक है, अगर मुझे इसका अर्थ नहीं पता तब भी मुझे याद हो सकता है। 2-3 साल के बच्चों को आजकल गायत्री मंत्र याद है, लेकिन वो सिर्फ मेमोरी, वो किसी परीक्षा को पास नहीं करा सकती, सिर्फ मेमोरी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो ठीक कर दे,
हमें दोनों का संतुलन चाहिए। हमें ऐसी मेमोरी चाहिए जिसमें कंसेप्ट भी छुपा हो, और सिर्फ कंसेप्ट याद होने से और मुझे धाराएं नहीं पता, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट ये तो हो सकता है कि नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से सूचना जारी करके वार्ड पार्षदों के घर पे भेजनी है, लेकिन कम से कम कितने दिन पहले भेजनी है, ये तो मेमोरी है, ये शब्द तो मेमोरी है। मैं तो ये कहूं भी भेजनी है, एक एक टाइम लिमिट से पहले उसको सूचना मिलनी चाहिए, ये तो कंसेप्ट है, लेकिन कम से कम 6 दिन पहले उसको सूचना मिलनी चाहिए, ये तो मेमोरी है। तो अगर आप मेमोरी को इग्नोर करोगे, सिर्फ कंसेप्ट पे चलोगे, तो भी प्रश्न नहीं होंगे। मेमोरी और कंसेप्ट जब दोनों साथ होंगे, तो अभी आप कंसेप्ट समझते हुए मेमोरी में याद करते हुए चलो। मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में इनको थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये बहुत इजीली 15-15 मिनट में एक एक नियम आपका तैयार हो जाएगा। उसको फिर बार बार रट लेंगे, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे जैसे भी हमें आती है। जैसा हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो मैं गारंटी शुदा याद, मतलब कंसेप्ट तो मैं करवा दूंगा। मेमोरी के विषय में ये है कि मैं कोशिश कर सकता हूं बार बार कि आपको याद करवाई जाए, आपके साथ जुड़ा जाए, याद की कोई ट्रिक बने तो ट्रिक भी याद करवाई जाए, किन्हीं चीजों में डिफ्रेंशिएट कर पाए तो वो भी याद हो, बाकी फिर आपका हो जाए, याद हो जाएगा आपसे। और पिछली भर्तियों में भी इन 40 नंबरों में तो लोगों के 38, 39, 40 तक नंबर आए। मेरे कई स्टूडेंट्स के आए, कई तो ऐसे हैं जिनका 38, 39 नंबर 40 में से आके भी फर्स्ट पेपर के कारण या किसी और कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। और जब 38 से ऊपर 40 में से नंबर आते हैं तो आप ये बात भूल जाओ कि उसकी तैयारी कैसे, फिर वो सिली मिस्टेक के कारण 1-2 नंबर रहते हैं, बाकी उनकी तैयारी लाजवाब हो जाती है। और अपने को इस समय तो सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। सिलेक्शन तैयारी का आउटपुट है, वो तो होगा ही होगा। अगर हम करते हैं तैयारी अच्छी तो सिलेक्शन होगा। तो मैं क्या कह रहा था, सूचना कौन हस्ताक्षरित करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। अब इसमें से प्रश्न बन जाएगा, नगर पालिका की बैठकों के कार्यसूची, समय, स्थान, तारीख के साथ वार्ड पार्षदों को या नगर पालिका के सदस्यों को पूर्व सूचना जारी की जाती है। यह पूर्व सूचना किसके हस्ताक्षर से जारी होती है? ऑप्शन 1 अध्यक्ष के हस्ताक्षर से, ऑप्शन 2 प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से, ऑप्शन 3 केवल और केवल मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से, ऑप्शन 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से। ठीक है। 5 में है कार्यसूची। अंग्रेजी का शब्द याद रखोगे तो ज्यादा याद होगा, एजेंडा। बैठक का एजेंडा क्या है? बैठक क्यों बुलाई, किन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं? तो क्या ये विषय बैठक के समय निर्धारित करेंगे? तब तो बहुत ड्रामा हो जाएगा, ये बैठक संतुलित नहीं है। कार्य संचालन नियम बनाने का फायदा क्या कि अगर हमें पहले ही नहीं पता हो कि हमें किस पे चर्चा करनी, तो हमें जो चर्चा करनी है उन विषयों पे जो संकल्प पारित करवाने हैं, वहां जो कानून बनाने हैं या जो निर्णय लेने हैं, उनका एजेंडा, उनके पॉइंट्स, उनकी कार्य की सूची, वो तो बैठक की सूचना के साथ ही जारी होनी चाहिए। तो ये बनाता कौन है कि भाई ये बैठक में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये एजेंडा तैयार करता है। और वो कैसे तैयार करता है? सिर्फ उसी की चलेगी तो फिर नगर पालिका का चेयरमैन और वार्ड मेंबर, बैठक की कार्यसूची मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। इसके द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता कि कौन कौन से बिंदु। इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जो उसकी राय में नगर पालिका द्वारा विचार में आने चाहिए। उसका तो मत है ही है, उसको पता है, वो नगर पालिका का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसे पता है किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। तो उसका एक स्वविवेकाधिकार है कि वो ऐसा एजेंडा बनाए जो उसे रखना चाहिए कि नगर पालिका इन विषयों पर विचार करे और अपना निर्णय ले। लेकिन साथ ही अध्यक्ष द्वारा बताए गए विषय, अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य विषय को भी इस एजेंडे में शामिल करता है। मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्य सूची जारी करता है, तैयार करता है। ठीक है, एजेंडा तैयार करता है, जारी तो वो सूचना के रूप में होती है, वो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है।
लेकिन जो अध्यक्ष उसको बताएगा कि भाई ये विषय भी ले लो, ये रोड कटिंग चार्जेस ले लो, लोग जो पानी का कनेक्शन लेते हैं वो रोड की कटिंग करते हैं तो हम 100 रुपए स्क्वायर फीट उससे चार्ज लेते हैं, आजकल 200 रुपए स्क्वायर फीट कर दो, हमारी सड़कें टूटती हैं, हमें फिर से सड़कें बनानी होती हैं। ऐसा हो सकता है अध्यक्ष की राय में, ठीक है ना। तो अध्यक्ष जो जो विषय बताएगा वो भी उस कार्यसूची का पार्ट होंगे। अब जो सदस्य द्वारा बताए जाएंगे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को भी कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। अलग अलग सदस्य अपना अपना संकल्प, अपना अपना प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं कि साहब मेरा ये प्रस्ताव है, ऐसा होना चाहिए, मेरा ये प्रस्ताव है, ऐसा होना चाहिए, तो उनको भी कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन किसकी अनुमति से? अध्यक्ष की अनुमति से, जब तक कि अध्यक्ष उसको अनुज्ञात नहीं कर देता। यानी अध्यक्ष ये कह दे कि मैं इसकी परमिशन नहीं देता, इस विषय पे तो चर्चा नहीं होगी, ये कार्यसूची में मैं शामिल नहीं करूंगा, जब तक वो मना नहीं करता तब तक जितने भी वार्ड पार्षद जो भी संकल्प लाते हैं वो सारे के सारे कार्यसूची में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अध्यक्ष तो प्रत्येक वार्ड पार्षद के लिए या दूसरी पार्टी के पार्षदों के लिए मना कर दे कि ये जो लाया संकल्प मैं इसको कार्यसूची में शामिल नहीं करता। अगर ऐसा करने लग जाए फिर तो मोनोपोली हो जाएगी अध्यक्ष की, और ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो क्या करेंगे कि अगर अध्यक्ष कारण लेखबद्ध करने के पश्चात किसी ऐसे संकल्प को मना कर सकेगा जो उसकी राय में ना तो अधिनियम के अनुरूप है, ना नियमों के उपबंधों के इसमें नियमों का भी इसमें उल्लंघन होता हो, और इस बारे में उसका भी निश्चय अंतिम होगा, लेकिन उपधारा 2 के अधीन प्रस्तुत किए गए संकल्प को अनुज्ञात करने का उसको अधिकार नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं? बैठक की कार्यसूची, यानी बैठक का एजेंडा तैयार कौन करेगा? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। उसमें क्या शामिल होगा? उसकी अपनी राय, उसकी राय में कौन कौन से संकल्प, कौन कौन से विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, प्लस अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कहते हैं, यानी अध्यक्ष जिनका निर्णय करे या जिनके बारे में निर्देश दें, अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट विषय प्लस सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संकल्प। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन है, सदस्यों को तो फिर इस हिसाब से अध्यक्ष जितने ही राइट हो गए। इसमें कंडीशन ये है कि अगर अध्यक्ष मना नहीं करे, यहां जो शब्द लिखा है ना अनुज्ञात, एक्चुअली ये शब्द है अनअनुज्ञात। अनुज्ञात का मतलब है परमिशन, अनअनुज्ञात का मतलब है नॉन परमिटेबल, ठीक है। अगर वो परमिशन नहीं दे तो सदस्य द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव या संकल्प है उसको कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अध्यक्ष ऐसे मनमर्जी में कर सकता है क्या? नहीं, उसमें भी ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, लेखबद्ध कारणों से बताना है, आपको लिखित में बताना है कि भाई आपका प्रस्ताव हम एजेंडे में क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो वो लेखबद्ध करके दे दे, वो ऐसे लिख दे कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैं आपका विषय नहीं ले रहा, ना, ये बात नहीं चलेगी। लेखबद्ध कारणों से मना करने का उसका रीजन है कि भाई आप किन कारणों से मना कर सकते हो,
तो या तो उनका प्रस्ताव क्या है, जो मूल हमारा अधिनियम है, अधिनियम के ही खिलाफ या विपरीत हो, हमारे एक्ट के ही विपरीत हो, ये वाली बात करना। जैसे आप कहो सर ऐसा कोई एग्जांपल, मान लो एक सदस्य ये कहे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है नगर पालिका क्षेत्र में, मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दो। अध्यक्ष ये लिखेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की शक्ति सरकार ने हमें दी है और प्रॉपर्टी टैक्स सरकार द्वारा निर्धारित होता है, अधिनियम के अनुरूप ये टैक्स नगर पालिका बोर्ड नहीं लगा सकता, या इस टैक्स में राशि को कम ज्यादा नगर पालिका मंडल नहीं कर सकता, हमारी सभा में इसकी चर्चा नहीं हो सकती। ऐसा कारण देते हुए या तो अधिनियम या अधिनियम के और कोई उपबंधों के खिलाफ हो या उनके विपरीत कोई बात हो, ऐसा लेखबद्ध कारण से अगर अध्यक्ष ये कहता है कि भाई ये विषय तो इसमें शामिल नहीं होगा, तो वो विषय शामिल नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष द्वारा जो भी विनिर्दिष्ट होंगे वो सारे विषय एजेंडे का पार्ट होंगे, और ईओ भी अपनी राय में जो ये समझता होगा कि ये विषय नगर पालिका के समक्ष रखे जाने चाहिए, मंडल के समक्ष रखे जाने चाहिए, वो विषय भी एजेंडे में शामिल होंगे। तैयार कौन करेगा? सीएम, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। 6 नंबर प्रश्न, कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न बैठक में पूछ सकता है। चर्चा एजेंडे पर होगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई प्रश्न उसको अगर पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है प्रशासन से संबंधित ही, तो वो प्रश्न तो वो पूछ सकता है। प्रस्ताव रखना अलग बात है, प्रश्न पूछना अलग बात है। जैसे वो पूछे कि साहब पिछले 1 साल में कितने लाख रुपए की आपने सड़कें बनाई, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। उस प्रश्न का उत्तर 15 दिन के भीतर, जिस दिन वो प्रश्न पूछा गया था, पूछा कहां गया था? बैठक में, तो उस बैठक की समाप्ति के 15 दिन के भीतर लिखित में अध्यक्ष को उसका उत्तर देना होगा। ईओ अध्यक्ष की सहायता करके उत्तर बनवा देगा, लेकिन उत्तर देगा कौन? पीठासीन कौन है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष 15 दिन के भीतर उसको उत्तर देगा, लेकिन अध्यक्ष 15 दिन के भीतर नहीं दे पाता है उत्तर, तो अगली जो बैठक होगी, 60 दिन में एक बैठक, कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें, तो अगली जो बैठक होगी उस बैठक में अध्यक्ष को मौखिक रूप से फिर इसका उत्तर देना पड़ेगा। अगली साधारण सभा में ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में अगर विफल रहता है तो उसको बोल के वहां उत्तर देना पड़ेगा, वहां उत्तर देगा, कंपलसरी वहां उत्तर देगा। उस प्रश्न पे फिर उत्तरोत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, हंगामा होगा, नाराजगी होगी, निंदा होगी, चर्चाएं होंगी, जैसा लोकसभाओं में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में होता है। तो प्रेफर क्या करते हैं? लिखित उत्तर देना। लिखित उत्तर 15 दिन के भीतर दिया जाए। बैठक की गणपूर्ति, गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। इससे कम सदस्य हुए तो बैठक ही नहीं होगी, उसे कहते हैं बैठक की गणपूर्ति। तो नगर पालिका की कोई बैठक तब तक नहीं होगी जब तक उसमें नगर पालिका की ऐसी बैठकों के समय पद धारण करने वाले सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिला के, पद तो धारण ही है उनका, पद धारण करने वाले सदस्यों का कम से कम 1/3, कम से कम 1/3। ग्राम सभाओं में 1/10 होता है, यहां कितना है? अगर 1/3 से भी कम सदस्य आए हैं तो बैठक की गणपूर्ति के अभाव में यह बैठक क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। ठीक है, गणपूर्ति नहीं हुई तो क्या अपन ऐसा करते हैं, मान लो अपन कहते हैं कि भी 10 बजे बैठक बुलानी है 11 तारीख को, तो 10 बजे आते ही देखा 10:05 पे काउंट किए कि भाई 1/3 तो नहीं हुए, तो हाथों हाथी क्या बैठक स्थगित हो जाती है? क्या नहीं होती। अगर सभी सदस्यों के बहुमत से, मान लो 5 सदस्य आए, 8 आए, मान लो 10 आने थे, 30 टोटल थे, 10 आने थे, 8 सदस्य पहुंचे, तो 8 का बहुमत होता है 5। अगर उसके साधारण बहुमत से ये बात वो सभी राजी हो जाए, 5 जने कम से कम, कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो 1 घंटे तक वेट किया जाएगा। कितनी देर तक? 1 घंटे तक। यानी गणपूर्ति के अभाव में बैठक का अस्थगित होना,
गणपूर्ति नहीं है, बैठक क्या स्थगित हो जाएगी? यदि बैठक के नियत समय के पश्चात 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं हुई, पहली बात तो 10 बजे है तो 11 बजे तक देखें गणपूर्ति हुई नहीं हुई, अगर तब भी गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित की जाएगी। लेकिन अगर सदस्य 1 घंटा और प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाएं तो 1 घंटा और यानी 12 बजे तक। भाई पहली बात तो गणपूर्ति कितने समय में होनी चाहिए? 10 बजे की बैठक है तो 11 बजे तक सामान्य, 11 बजे तक तो वेट करना ही करना है। अगर 11 बजे तक गणपूर्ति नहीं हुई तो अगर बहुमत सदस्य, उपस्थित सदस्यों के बहुमत सदस्य, मैंने 8 का एग्जांपल बताया, 8 में से 5 सदस्य इस बात पे राजी हो जाएं कि 1 घंटे और वेट करेंगे तो ठीक है, वरना क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। अगर 1 घंटे और वेट करते हैं तब आ जाते हैं तो बैठक शुरू हो जाएगी, और तब भी नहीं आते हैं तो फिर बैठक स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन स्थगित करने के समय अध्यक्ष जो है वो आगामी बैठक का तारीख, स्थान और समय बताएगा। परंतु पीठासीन प्राधिकारी, वही बात, अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की सहमति से ऐसी आस्थगित बैठक की अगली तारीख और समय की घोषणा करेगा। जो भी उपस्थित सदस्य हैं उनसे बातचीत करके कि भाई अगली बैठक अपन कहां बुलाएं, वो तो आए हैं ना, उनका तो क्या कसूर है, वो तो आए, तो उनसे सलाह मशवरा करके चलो कि अपन 2 दिन बाद में इस बैठक को बुला लेते हैं, तो फिर वो 2 दिन बाद में बुला सकता है, फिर नई सूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विनिश्चय, विनिश्चय का मतलब है निर्णय। निर्णय कैसे करते हैं? साधारण बहुमत से। अगर गणापूर्ति है, कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसके बहुमत से निर्णय, एक मत या बहुमत। एक मत का मतलब एक मत नहीं है, 1 वोट नहीं है, एक मत का मतलब है कि सभी राजी हैं। तो विनिश्चय कैसे होगा? नगर पालिका के समक्ष कोई भी बैठक में विचारार्थ रखे गए सभी मामले या सभी संकल्प बैठक में उपस्थित और मत का अधिकार रखने वाले सदस्यों, बैठक में तो आमजन भी आ सकते हैं, मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, तो उपस्थित भी हो और वोटिंग का अधिकार रखने वाले। अब देखो गणपूर्ति में तो ऐसा नहीं है कि मनोनीत नहीं आ सकते, गणपूर्ति में तो वो शामिल है, लेकिन वोटिंग का राइट मनोनीत को नहीं है, सिलेक्टेड को नहीं, वो केवल इलेक्टेड को है। तो मनोनीत सदस्यों को छोड़ते हुए मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्य और जो बैठक में भी शामिल है वो एक मत से, एक मत का मतलब है ध्वनि मत, टेबल बजा के, या हाँ भाई सभी राजी हैं इसमें, या तो सभी राजी या बहुमत से भी निश्चय करते हैं। भाई अगर टोटल 10 वोटर हैं तो 6 जिसकी तरफ होंगे वो निर्णय हो जाएगा। लेकिन बहुमत में कैसे करते हैं कि 10 सदस्य और 1 चेयरमैन है और 5-5 में बट गए, अगर मत बराबर हो गए तो फिर पीठासीन प्राधिकारी अपना निर्णायक मत देता है, वरना वो मत नहीं देता। मान लो 12 जने हैं और 13वां पीठासीन प्राधिकारी है और वोटिंग कराई, तो या तो 6-6 हो जाए, अगर 5 और 7 होते हैं, ठीक है, तो पीठासीन प्राधिकारी अपना वोट देके 6 और 7 से उसको गिराएगा नहीं, और ना ही 8 और 5 से उसके पक्ष में वोट देगा। वो केवल तभी वोट देगा जब बराबर वोटिंग हो जाए, निर्णायक मत वो देगा। तो क्या कह रही है? नगर पालिका के समक्ष कोई भी बैठक में विचारार्थ रखे गए संकल्प या प्रस्ताव पर बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के एक मत या बहुमत से विनिश्चय किए जाते हैं, और मतों की संख्या बराबर रहने पर पीठासीन प्राधिकारी अपना मत या वोट देता है। मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, इस लाइन को पढ़ो पहले तो। मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग क्या है? यानी वोटिंग के लिए हम कोई प्रस्ताव रखें, एग्जाम्पल से चलते हैं। हम रख रहे हैं कि शहर का एक अंबेडकर भवन है और हम चाहते हैं उसमें किसी भी गरीब व्यक्ति के सामाजिक उत्सव का आयोजन हो, तो पहले हम 1100 रुपए की रसीद कटवाते थे, लेकिन उसमें साफ सफाई भी करवानी पड़ती है, बिजली का कनेक्शन भी है, तो हम एक प्रस्ताव रखा एक पार्षद ने कि भी उसकी राशि न्यूनतम 2100 रुपए हम रखेंगे। ठीक है, ये एक प्रस्ताव है। अब इस पे कुछ सदस्य नाराज हैं, कुछ पक्ष में हैं, तो ये जो प्रस्ताव है ये किसके लिए रखा जाएगा? मत के लिए, वोटिंग के लिए, है ना। मत को लिखो वोट, तो वोट के लिए कोई प्रस्ताव कैसे रखा जाएगा?
तो पहले तो उस पर चर्चा होगी, फिर पीठासीन प्राधिकारी उसको बोर्ड में जब लगे कि आम सहमति नहीं है तो उसको वोटिंग के लिए रखता है, ये घोषणा करता है कि मैं इसको वोटिंग के लिए रखता हूं, कौन इसके पक्ष में और कौन इसके विपक्ष में है, और हाथ खड़े करवा के गणना होती है। तो ऐसे कहता है कि भाई इस प्रस्ताव के पक्ष में जो जो है वो हाथ खड़ा करें, तो वो हाथ खड़े करते हैं, उनके हाथों की काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के आगे जब बाद में इस बोर्ड की मीटिंग्स लिखी जाती हैं, इसका बिंदुवार इसकी सूचना जो बोर्ड की मीटिंग्स है वो लिखी जाएगी, तो उसमें नाम लिखा जाएगा कि हाथ खड़े किस किसने किए, मतलब पक्ष में हाथ खड़े करने को कहा और पक्ष में किन किन लोगों के हाथ खड़े। तो जब कोई प्रस्ताव मत या वोट के लिए रखा जाए तो पीठासीन प्राधिकारी सदस्यों को हाथ खड़े करने के लिए कहेगा, यानी पर्चे बन के वो ढोलकी में नहीं डाली जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी? नगर पालिका के मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्य ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में या विरोध में खड़े किए गए हाथों की गिनती करेगा। वह कौन? पीठासीन प्राधिकारी। हालांकि ये काम जो कार्मिक बैठे होते हैं नगर पालिका में वो कर लेते हैं, लेकिन एक तरीके से पीठासीन अधिकारी ही रखता है वोटिंग के लिए, पक्ष है या विपक्ष है। गिनती करेगा, गिनती करके परिणाम घोषित करेगा, और इस पूरी कार्रवाई को अभिलिखित किया जाएगा कि साहब हमने ये वाला प्रस्ताव, इसमें मतभेद था, हमने वोटिंग के लिए रखा पीठासीन प्राधिकारी ने, फिर हमने पक्ष में हाथ खड़े करने को कहा तो इन लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर हमने विपक्ष में हाथ खड़े करने को कहा तो इन लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर हमने इनकी गणना की और गणना करके पाया कि यह प्रस्ताव या तो पारित हुआ या खारिज हुआ। कार्रवाई में ऐसे प्रस्ताव के पक्ष या विरोध में मत देने वाले सदस्यों के नाम भी अभिलिखित किए जाएंगे। कार्रवाई जो लिखेंगे बाद में कि बैठक में क्या क्या कार्रवाई हुई, तो पक्ष में कौन कौन थे उनके भी नाम लिखे जाएंगे और विपक्ष में कौन कौन थे उनके भी नाम लिखे जाएंगे। बोर्ड मिनट्स कहते हैं इसको, कार्यव्रत है ना। बोर्ड बैठक में हुई मिनट्स, वे कौन कौन से बिंदुओं पे कार्रवाई विवरण, कार्यव्रत। नगर पालिका की बैठक का कार्यव्रत देवनागरी लिपि में हिंदी में अभिलिखित किया जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्ट में। कैसे लिखेंगे? देवनागरी लिपि होगी और भाषा होगी हिंदी, इसमें लिखेंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ। कौन लिखेगा? ईओ तैयार करेगा, लेकिन ईओ और पीठासीन प्राधिकारी दोनों के हस्ताक्षर से ये जारी होगा। बैठक का कार्यव्रत नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में, उसकी देखरेख में 3 दिन के भीतर, इंपॉर्टेंट लाइन है, कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर लिखा जाएगा और सारवान तथ्य लिखे जाएंगे। ऐसे नहीं एक ने हु अल्लाह किया हुर हुर ये कैंसिल किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, ऐसे करके आप देखते हो लोकसभाओं की, राज्यसभाओं की, संसदीय, विधानसभा की इनकी बैठकों में कितना हंगामा होता है। क्या वो सारा हंगामा नोट किया जाता है? सारवान तथ्य नोट किए जाते हैं कि मूल बात क्या है, इसमें सार क्या है। सारवान तथ्यों सहित अभिलिखित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यव्रत में बैठक में किए गए विनिश्चयों से असंगत नहीं हो। मान लो बैठक में तो यह निर्णय लिया गया, बैठक में यह कार्रवाई हुई कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये 1100 की जगह 2100 रुपए कर देते हैं, लेकिन हमने वहां लिख दिया कि नहीं नहीं भाई इसमें 2100 रुपए पर सहमति नहीं बनी, उससे असंगत बात नहीं होनी चाहिए। जो कार्रवाई में वहां हुई है, जो बैठक में हम मिनट्स लिख रहे हैं, वो वही होने चाहिए जो कार्रवाई वहां घटित हुई। ये जिम्मेदारी है किसकी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की, क्योंकि लिखा किसके पर्यवेक्षण में जा रहा है? उसी के पर्यवेक्षण में, उसी की मॉनिटरिंग में, उसी के सुपरविजन में ये लिखा जा रहा है। इस बैठक के कार्यव्रत पर पीठासीन प्राधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी उन दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ साथ अब पॉइंट ये है कि मान लो कार्रवाई में वहां तो चुने हुए सदस्य हैं, ज्यादा कानून को जानते नहीं, वहां कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए जो अधिनियम के खिलाफ हो, सरकार की नीति के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ। मान लो वो यूं कह दें कि हम यह निर्णय लेते हैं कि हम 50 लाख रुपए से शहर में एक बड़े मेले का आयोजन करवाएंगे,
और बजट में वो 50 लाख रुपए का कोई प्रावधान नहीं है बजट जब पारित हुआ, या कुछ भी ऐसा कह दे, मान लो ये कह दे कि साहब नगर पालिका पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनाने देगी, पूरे शहर में नगर पालिका की सड़कें बनाए, मतलब कुछ भी उल जलूल, है ना। नगर पालिका कर से पेयजल का जो कार्य जिम्मा है वो सारा का सारा नगर पालिका संभालेगी, पेयजल डिपार्टमेंट को फ्री करते हैं, है ना। या नगर पालिका तो एसडीएम ऑफिस में जाके वहां संचालित करेंगे हम, तो कुछ भी, पार्षद है, चेयरमैन है, मान लो वो कोई ऐसी बात, ऐसा कोई एजेंडा ले आते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव ले आते हैं जो कानून सम्मत नहीं, है ना। अब ये तो खैर मैंने बड़े हाइपोथेटिकल से एग्जांपल दिए। जनरली ऐसा होता है कि नगर पालिकाएं अलॉटमेंट के लिए आती है कि साहब ये 4 आदमी यहां इस जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि इनको पट्टा जारी कर दो। क्या ऐसे पट्टा जारी हो जाएगा? पार्षद तो अक्सर ये मांग करते हैं कि सभी पार्षदों को एक एक प्लॉट आवंटित कर दो। तो क्या ऐसा हो जाएगा? क्या वो अधिनियम के अनुरूप बात है? क्या वो सरकार की पॉलिसी के अनुरूप बात है? ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ऐसे पट्टा जारी हो जाएगा। फिर तो जो भी पार्षद जीतेगा अच्छे अच्छे प्लॉट ले लेगा कि साहब हम पारित करते हैं, और सभी एक दूसरे के लिए पारित कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी ऐसा कोई नियमों से असंगत प्रस्ताव पेश हो, तो वो प्रस्ताव पेश होगा उस समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी ईओ उस पूरी बैठक का सचिव होता है। वो ये सलाह देगा पीठासीन प्राधिकारी को कि ये जो बात है, ये जो प्रस्ताव है, ये गलत है और आप ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। फिर भी कर दे तो वो इस बात को इस कार्यवृत्त में यानी बोर्ड की मिनट्स में लिखेगा कि साहब ऐसा ऐसा प्रस्ताव इस पार्षद ने पेश किया, मैंने बोर्ड को ये चेताया, ये बताया कि ये नियमों के विरुद्ध है। उसका दायित्व है ये बताना। उसने बताया कि ये नियमों के विरुद्ध है, ये आप पास नहीं करवा सकते, उसके बावजूद इन्होंने पास किया, और मैं इस पे डिसेंट नोट, अपनी विसम्मति का, अपनी असहमति का नोट लगाता हूं। समझ गए आप मेरी बात? भी बैठक में जो जो घटित हुआ वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सुपरविजन में 3 दिन के भीतर, प्रश्न यहां से आएगा सिंपल, कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर सारवान तथ्यों सहित उसका अभिलेखन करेगा या उसको अभिलिखित करेगा, और ऐसी कोई कार्रवाई विवरण नहीं लिखा जाएगा या कार्यवृत्त में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाएगी जो बैठक में घटित नहीं हुई हो या बैठक की कार्रवाई से असंगत हो, और उस पर पीठासीन प्राधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी दोनों हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही साथ कार्यवृत्त में इस तथ्य को अभिलिखित करना मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उसने नगरपालिका के विधि के उपबंधों और सरकार द्वारा जारी निर्देशों, अनुदेशों, आदेशों के अनुसार सलाह दी थी, और नगरपालिका ने उस सलाह के प्रतिकूल विनिश्चय पारित कर दिया। मतलब मैंने तो सलाह दी थी कि ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रतिकूल इन्होंने विनिश्चय या वो प्रस्ताव पारित कर दिया। ये आपको लिखना पड़ेगा, और ये आप कार्यवृत्त के प्रोसीडिंग बनाओगे। प्रोसीडिंग भी कहते हैं, मिनट्स या प्रोसीडिंग, सामान्य शब्द है प्रोसीडिंग, कार्यवृत्त। तो प्रोसीडिंग में ये लिखना पड़ेगा कि साहब मैंने तो बताया था कि ये सरकार के निर्देशों, अनुदेशों, नियमों इनके खिलाफ है, उपबंध के खिलाफ है, अधिनियम के खिलाफ है, लेकिन इन्होंने उसके प्रतिकूल ये विनिश्चय पारित कर दिया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बैठक की कार्यवृत्त की प्रति नगरपालिका किस किस को देगा? नगरपालिका के सभी सदस्यों को, ठीक है, निदेशक को, उपनिदेशक को, उपनिदेशक क्षेत्रीय होता है, डीडीआर कहते हैं, ठीक है ना। नगरपालिका की जब हायरार्की पढ़ोगे तो आप सचिव के नीचे आता है निदेशक, और निदेशक के नीचे संभाग स्तर पे एक पोस्ट होती है डीडीआर, डेप्यूटी डायरेक्टर रीजनल, उप निदेशक क्षेत्रीय। और अगर नगर निगम है तब तो संभागीय आयुक्त, खंडायुक्त कहते हैं, और परिषद और नगर पालिकाएं हैं तो कलेक्टर को इसकी प्रति देंगे। अगर नगर निगम है तो खंडायुक्त या डिविजनल कमिश्नर, और अन्य मामलों में जिले के कलेक्टर को इसकी प्रति भेजेगा। किस किस को भेजेगा? नगर पालिका के सभी पार्षदों को, मनोनीत और निर्वाचित सभी पार्षदों को, निदेशक को, डायरेक्टर साहब को, डीडीआर को, और जिला कलेक्टर को। लेकिन निगम जिला कलेक्टर के स्थान पे किसको भेजेगा? खंडायुक्त को, यानी संभागीय आयुक्त को।
यदि नगरपालिका अधिकारी का यह दृष्टिकोण हो कि नगरपालिका द्वारा किया गया कोई भी विनिश्चय उसके द्वारा दी गई सलाह के प्रतिकूल है या विधि के उपबंधों या सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रतिकूल है, तो अपना दृष्टिकोण अभिलिखित करके आगे के निर्देश के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। फिर उस पर अपनी विसम्मति का नोट लगाएगा, असहमति का नोट लगाएगा और अपनी राय लिखेगा कि साहब मेरी राय में ये इस नियम के खिलाफ है, बाकी जो आप निर्णय करें, नगरपालिका ने तो ये कर दिया, मैं राज्य सरकार को वो ये भेजेगा डिसेंट नोट लगा के। बोलने पर कतिपय निर्बंधन। क्या कोई भी आदमी बैठक में कुछ भी बोल सकता है? बिल्कुल, बोलने की आजादी है, कोई सदस्य बोल सकता है, लेकिन क्या क्या नहीं बोलेगा। निर्बंधन क्या है? निर्बंधन ये है कि कोई ऐसे मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा जो न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट पे टिप्पणी नहीं करोगे आप, या कोर्ट में कोई मामला है आप उसकी टिप्पणी करो कि ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो नहीं होगा, वो नहीं लिखा जाएगा, ना उसे बोलने की ऐसी अनुमति होगी। फिर भी कोई बोल देता है तो उसकी प्रोसीडिंग में इसका अंकन नहीं होगा। मतलब कोर्ट के मामलों में चर्चा ही नहीं हो सकती। किसी भी ऐसे मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा कोई सदस्य जो न्यायालय में विनिश्चय के लिए लंबित हो, सिवाय ऐसे मामलों में जो प्रशमन या समझौता के लिए अनुज्ञ हो। अब क्या है, यहां तक तो सभी करवा देते हैं, कैसे मामलों में टिप्पणी नहीं करेगा जो न्यायालय के विनिश्चय के लिए लंबित हो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जहां उन मामलों में कर सकता है जहां अधिनियम के अधीन प्रशमन या समझौता के लिए अनुज्ञ हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोर्ट में एक व्यक्ति गया नगरपालिका के खिलाफ, उसने कहा कि साहब मेरे से ऐसा ऐसा मैंने पैसा जमा करवाया था, मैंने नगरपालिका से कोई दुकान किराए पे ली थी और मैंने उसका पैसा जमा कराया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दुकान फिर मैं ओपन नहीं कर पाया, मैं पैसे नहीं जमा करवा पाया पूरे, और ये दुकान मुझसे छीन ली गई, इसमें मेरे को आर्थिक हानि हुई, ये और नगरपालिका ने मेरे पे इतनी पेनल्टी लगा दी, और मैं इस मामले को लेके कोई व्यक्ति कोर्ट गया। लेकिन ये मामला ऐसा है कि नगरपालिका मंडल यानी बोर्ड की बैठक में ये व्यक्ति कह रहा है नगरपालिका ने मेरा आर्थिक नुकसान किया, और नगरपालिका कह रही है कि साहब हमने सही पेनल्टी लगाई, सही किया। बोर्ड की बैठक में कार्य संचालन में या अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे मामलों में नगरपालिका मंडल को मान लो कुछ समझौते की शक्तियां कि आप उससे बैठ के, कोर्ट में क्या होता है लगभग समझौता होता है, कुछ मामलों में सरकार छूट देती है कि ऐसे मामले हैं उनमें आप नगरपालिका बोर्ड जो है यानी वार्ड मेंबर्स और पीठासीन प्राधिकारी मिलकर समझौता कर सकते हैं किसी मामले में जिसमें नगरपालिका की आर्थिक हानि कम की जाए और कोर्ट की भागदौड़ से बचा जाए। तो कोर्ट में मामला है, इसीलिए समझौते पे हम आए हैं। पहले तो हम भी कोर्ट में केस ही लड़ेंगे, अब हम समझौता करना चाह रहे हैं और समझौता करने के लिए आपको बोर्ड में वो पारित करवाना पड़ेगा। तो अब ये बात तो उल्टी हो गई कि साहब कोर्ट में तो आप बोर्ड की बैठक में तो ये बात ही नहीं रख पाओगे क्योंकि कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन, और कोर्ट में विचाराधीन से अपन निकलने का तरीका यह है कि आप समझौता कर लो या क्षमा कर दो, परशमन या समझौता। दो पार्टियां लड़ती हैं किसी प्लॉट की लड़ाई, तो कोर्ट में उनका विवाद चल रहा है, वो विवाद कोर्ट से अचानक खत्म हो सकता है अगर दोनों पार्टियां राजीनामा कर लें। राजीनामा के लिए कोर्ट भी लोक अदालतें लगाता है, तो ईओ राजीनामा कर ले क्या? ईओ को तो पावर नहीं है, राजीनामा करेगा कौन? बोर्ड की बैठक होगी, वार्ड मेंबर होंगे, पीठासीन प्राधिकारी होगा, वो बहुमत से निर्णय लेंगे तब ये समझौता होगा। तो बहुमत से वो निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि वो तो हमें लिखा हुआ है कि भाई किस बात पे बोल नहीं सकते कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है बोल नहीं सकते, इसलिए ये कहा है कि कोर्ट में विचाराधीन उन पे नहीं बोल सकते, परंतु जहां जिस मामले में समझौता अनुज्ञ हो यानी तुम समझौता करने की पावर हो, तुम्हें सरकार ने दे रखी हो कि ऐसे मामलों में समझौता किया जा सकता है, वहां तो तुम्हें उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, वरना समझौता करोगे कैसे? मेरी बात समझ रहे हो? अध्यक्ष किसी भी सदस्य या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत अभिकथन नहीं कहेगा या नहीं कहा जाएगा। ये अध्यक्ष नहीं, कोई भी सदस्य बोलते समय अध्यक्ष
कोई सदस्य या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध भी पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कौन क्या क्या चीजें नहीं बोली जा सकती, तो कोई सदस्य बोलते समय, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष भी नहीं करेगा, कोई भी सदस्य, ना अध्यक्ष, ना किसी अन्य सदस्य या ना किसी अन्य आम व्यक्ति के विरुद्ध पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है। संसद, राज्य विधानमंडल या नगर पालिकाओं की पूर्व में कोई बैठक या किसी अन्य नगर पालिका की बैठकों में हुए निर्णयों पर भी कोई गलत टिप्पणी या नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी आलोचना होती हो। तो संसद, राज्य विधानमंडल या किसी अन्य नगर पालिका की कार्रवाइयों के संचालन के बारे में संतापकारी अभिव्यक्तियां नहीं करेगा। ठीक है। उनके बारे में बुरी बात नहीं करेगा जो बुरी लगे। ठीक है। संतापकारी अभिव्यक्ति नहीं करेगा। मान हानिकारक, कोई डिफेमेशन का, किसी की मान हानिकारक शब्द नहीं बोलेगा, किसी की मान हानि नहीं करनी। उसके बोलने के अधिकार का प्रयोग नगर पालिका के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजनार्थ नहीं होना चाहिए कि साहब मेरे को तो बोलने के लिए कह दिया तो हम तो बोलेंगे, मैं तो गीत गाऊंगा, ये तो कार्य में बाधा हो गई। तो कोई सदस्य बोलते समय क्या क्या नहीं कर सकता, न्यायालय में विचाराधीन विषय पर नहीं बोल सकता। अगर वो विषय किसी समझौते या परशमन की शक्तियों के लिए अनुज्ञ हो, है ना, समझौता करने के लिए अनुज्ञ विषय हो, तब तो उस पर बोल सकता है। किसी व्यक्ति पर, चाहे वो सदस्य, अध्यक्ष, कोई भी हो, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। विधानसभा या संसद पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, किसी अन्य नगर पालिका की कार्रवाई पर भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो संतापकारी हो। और इस प्रयोजन से नहीं बोलेगा, इस उद्देश्य से नहीं बोलेगा जिससे नगर पालिका की कार्य व्यवस्था या कार्रवाई ठप होती हो या बाधा डलती हो। बोलने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि नगर पालिका की कार्रवाई प्रभावित हो उससे। और मान हानिकारक शब्द नहीं बोलेगा। कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर केवल एक बार ही बोल सकता है, लेकिन उत्तर देने वाला व्यक्ति दोबारा भी बोल सकता है ना। जैसे मैं एक प्रस्ताव पे बोला, ठीक है, और उस प्रस्ताव पे फिर मैंने उत्तर दिया, ठीक है, और फिर उसमें कोई और विषय भी उसमें जुड़ गया तो मैंने पुनः उसमें उत्तर दिया। तो कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकेगा सिवाय उसको रखने वाले के जिसको उत्तर देने का अधिकार है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर प्रस्ताव मैंने रखा है तब तो मैं दोबारा भी बोल सकता हूं, क्योंकि प्रस्ताव रखा मैंने, उत्तर किसी ने दिया तो मेरे कुछ और प्रश्न भी रह गए, या जिसने उसका उत्तर दिया है वो व्यक्ति कुछ और उसमें जोड़ना चाहता है ना, खास करके पीठासीन प्राधिकारी कोई सूचना दे उसमें जोड़ना चाहे वो बोल सकता है। लेकिन बाकी सदस्यों ने जो चर्चा की वो एक बार से ज्यादा एक ही प्रस्ताव के बारे में बोले जाएं ये अलाउ नहीं। मैंने प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर दिया, मुझे अपर्याप्त उत्तर लगा, मैं फिर से उस प्रश्न में कुछ बोल सकता हूं, कुछ और पूछ सकता हूं। ठीक है। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं कुछ और क्वेरी कर सकता हूं। यदि कोई भी सदस्य पीठासीन प्राधिकारी के विदेशों की नहीं, निर्देशों की अवज्ञा करता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य के भाषण को रोक सकता है या उस भाषण के किसी भाग को अभिलिखित करने से मना कर सकता है। किसी सदस्य को अगर वो ये पाता है कि बैठक में बाधा डाल रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी उसे, ऐसे सदस्य को बैठक में भाग लेने से निर्बंधित कर सकता है, चाहे वो चुना हुआ ही क्यों ना हो। भी बोलने पर बाध्यता क्या क्या है, बोलने पर निर्बंधन क्या क्या है। तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन प्राधिकारी को लग रहा है कि मेरे आदेशों की, मैंने कभी बैठो आप बोलो, है ना, पीठासीन अधिकारी ये डिसाइड करता है। आप ओम बिरला जी को देखते हो लोकसभा में, वो वहां क्या है, पीठासीन प्राधिकारी। वो बोलने के लिए खड़ा करते हैं, वो बोलने का समय देते हैं, वो बोलने के लिए रोकते हैं, वो एक बार से ज्यादा बोलने के लिए रोकते हैं। तो इस कार्य संचालन व्यवस्था में भी ऐसा है, पीठासीन प्राधिकारी अगर किसी व्यक्ति को रोके या मना करे और वो उसकी बात माने नहीं तो उसने जो बोला है उसको पूरे को या उसके किसी भाग को
अभिलिखित करने से मना कर सकता है कि ये भाई प्रोसीडिंग में ये बात ही नहीं आनी चाहिए, मैंने इसको मना कर दिया, ये मैं बात ही नहीं सुनूंगा। ठीक है, उसे ऐसा लगे कि एक व्यक्ति इस पूरे कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति को बोलने से रोकने और उसको बैठक की कार्रवाई से, बैठक से ही निर्बंधित किया जा सकता है। भी आप 2 दिन तक इस बैठक में नहीं आओ, या अगली 2 बैठकों में मैं आपको वर्जित करता हूं इस बैठक में शामिल होने से। भाषणों की अवधि, पीठासीन प्राधिकारी अपने सविवेकानुसार सदस्यों के भाषणों की अवधि को विनियमित कर सकता है। अब क्या है, कई बार चेयरमैन थोड़े बेचारे मतलब इतने सशक्त नहीं होते, कानूनों की जानकार नहीं होते, तो विपक्षी पार्षद भी बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं। उनको बाहर भेजा जा सकता है, पुलिस बुलाई जा सकती है, उनके बोलने को प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया, ये आदेश दिए जा सकते हैं। बोलने की अवधि निर्धारित कर सकते हैं कि भैया आप 2 मिनट बोलोगे मतलब 2 मिनट बोलोगे। पता लगता है कोई एक चेयरमैन के खिलाफ है, वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक रहा। अब पढ़े लिखे तो ईओज हैं, वो यो नहीं कहना चाहते कि उसका तो अधिकार नहीं है, अधिकार तो पीठासीन प्राधिकारी का है या पीठासीन अधिकारी का है, जो कि कौन है, अध्यक्ष है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष है, दोनों की अनुपस्थिति में पार्षदों द्वारा या सदस्यों द्वारा चुना गया कोई और सदस्य है। जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धनीय हित रखता हो, तब क्या प्रक्रिया है, मतलब ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसमें किसी सदस्य का खुद का हित हो, आर्थिक हित हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सदस्य है जो मान लो कि वो शहर में पानी के कैंपर सप्लाई करता है नगर पालिका को या शहर में, और भी ठंडे पानी की बोतल सप्लाई करता है। हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि भाई जो ठंडे पानी की बोतल सप्लाई करते हैं, है ना, उनको अपन ऐसे लोगों को हम एक नगर पालिका क्षेत्र में 1-2 आरओ लगवाएं जिनमें वो सप्लाई करें और उनको इससे पैसा मिले, ऐसा कुछ। या ऐसा कहूं कि कोई सदस्य, ठेकेदारी तो नगर पालिका में कोई कर नहीं सकता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक स्कूल चलाता है, प्राइवेट स्कूल, और हम कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि भाई निजी स्कूलों या निजी स्कूल चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम प्रत्येक बालिका के एडमिशन पे नगर पालिका अपनी तरफ से उस स्कूल को, क्योंकि उन्होंने एडमिशन बढ़ाए, ऐसे प्रत्येक निजी स्कूल को हम 1000 रुपए की सहायता देंगे। अब एक पार्षद खुद है जो निजी स्कूल चलाता है, तो उसका क्या हो गया, धनीय हित हो गया इसमें, उसका खुद का आर्थिक हित है, तो वो ये प्रस्ताव रख सकता है उसमें चर्चा करते समय कि 1000 तो कम है, 2000 कर। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका इस विषय में कोई धनीय हित, वो इस विषय पर बातचीत नहीं कर सकता। या ऐसा कि एक व्यक्ति है जिसकी शहर के एक मुख्य चौराहे पर दुकान है और हम चाहते हैं कि उस चौराहे को हम सुसज्जित करें, उसके दुकान के आगे से सड़क बनाएं और वहां में मतलब ऐसी साज सज्जा करें जिससे उस दुकान वाले को अतिरिक्त फायदा हो, तो ये भी धनीय हित है। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है, कोई भी बैठक की कार्रवाई ऐसी है जिसमें किसी सदस्य का खुद का आर्थिक हित या धनीय हित हो, तो ऐसी कार्रवाई की जो विचार विमर्श होगा उसमें उस व्यक्ति को बोलने से निर्बंधित किया जा सकता है। कोई सदस्य या अध्यक्ष खुद नगर पालिका की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी विषय पर मत नहीं देगा। अगर अध्यक्ष है तो वोट भी नहीं करेगा, ना बात रखेगा ना वोट देगा। वोट देने या मत नहीं देने या विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह ऐसा विषय जिसमें इसके जनता पर साधारणतः लागू होने के अतिरिक्त स्वयं और किसी कारोबार में भागीदार के रूप में उसके पारिवारिक सदस्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता हो, चाहे उस व्यक्ति के खुद के वो हित में हो, धनीय हित में हो,
चाहे उसके परिवार के मेंबर्स के धनीय हित में हो, चाहे उसका कोई वो पार्टनरशिप में कोई धंधा करता हो उसके वो लाभ में हो, तो ऐसे विषय पर चाहे वो अध्यक्ष खुद हो या कोई सदस्य हो, ना तो ऐसे विषय पर प्रस्ताव रखा जाएगा तो वो विचार विमर्श में भाग लेगा, और ना ही ऐसे विषय पर वोटिंग होगी तो वो वोटिंग में भाग लेगा। पीठासीन प्राधिकारी अभिलिखित करने के पश्चात किसी भी सदस्य के किसी ऐसे विषय में जिसके बारे में उसको ये विश्वास हो कि ऐसा सदस्य इस मामले में धनीय हित रखता है, मत देने या विचार विमर्श में भाग लेने को प्रतिषेध कर सकेगा, वह ऐसे सदस्य से विचार विमर्श में भाग नहीं लेने और मत नहीं देने की अपेक्षा भी करेगा। ये अपेक्षा करेगा, ये शब्द किसके लिए कि अगर भाई उसका खुद का है, अध्यक्ष का ही है, वही पीठासीन अधिकारी है और उसका उसमें धनीय हित है, तो ये अपेक्षा फिर सरकार उससे करेगी, एक्ट उससे करेगा कि वो ऐसे विषय में ना तो वोट दे और ना ऐसे विषय पर चर्चा करे। ठीक। दिन का क्रम से तात्पर्य मतलब उस दिन की कार्रवाई का क्रम। दिन के क्रम से तात्पर्य क्या है? उस दिन की या बैठक की कार्रवाई का क्रम। तो कार्रवाई का क्रम वही होगा जो कार्य सूची का क्रम है। मतलब एजेंडे में पहली चीज उस पर पहले चर्चा, एजेंडे में दूसरी चीज उस पर मतलब सेकंड, फिर एजेंडे वाइज चर्चा होगी। मतलब दिन का क्रम ऐसा ही होगा कि अगर 11 बजे से बैठक है तो 11 बजे बैठक शुरू होने पर पहला एजेंडा वही होगा जो कार्य सूची में एजेंडा है। दूसरी फिर उसकी खत्म होने पर दूसरी बात उसकी होगी जो सेकंड नंबर पे, जो लास्ट में उस पर लास्ट में बात होगी। दिन का कार्य सामान्यतः कार्य सूची के अनुसार किया जाएगा। बैठक में किए जाने वाले कार्य, दिन के कार्य सूची में मान लो कोई विषय सम्मिलित नहीं है, कोई मामला दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है, पीठासीन प्राधिकारी की अनुज्ञा से बिना किसी भी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई कार्य सूची में एजेंडे में शामिल विषय नहीं है तो उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष उसको विचार करने के लिए प्रस्तुत नहीं करे। यदि पीठासीन अधिकारी ये समझे कि एक ये एजेंडा और है ना, कार्य सूची में इसको शामिल नहीं कर पाए थे लेकिन मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं, तो वो करवा सकता है क्योंकि वो उस पूरी सभा का क्या है, अध्यक्ष है। लेकिन उसमें उसको प्रस्ताव लेना होगा। यदि पीठासीन प्राधिकारी यह समझे कि कार्य सूची में विनिर्दिष्ट नहीं होने पर भी कोई प्रस्ताव या कोई कार्य जनहित में, लोकहित में इतना आवश्यक है कि उस बैठक में विचार करना जरूरी है, तो वह बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 3/4 सदस्यों की सहमति लेकर ऐसे प्रस्ताव पर नगरपालिका की बैठक में विचारार्थ रख सकता है। समझ रहे हो? बैठक में किए जाने वाले कार्य तो सामान्यतः तो एजेंडे वाले, एजेंडे के अतिरिक्त किसी विषय पर विचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कब तक? जब तक पीठासीन प्राधिकारी की अनुमति नहीं हो। पीठासीन प्राधिकारी की अनुमति कैसे मिलेगी? अगर वो विषय पीठासीन प्राधिकारी ऐसा समझ रहा है कि विषय ऐसा है जो लोकहित में और इस बैठक में इस पे जरूरी बात करनी है, तो 3/4 कम से कम सदस्य पीठासीन प्राधिकारी को सहमति दें तो पीठासीन प्राधिकारी उस विषय को रख सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या 3/4 से कम सदस्य दें लेकिन पीठासीन अधिकारी चाहे कि मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं, कर सकता है? नहीं कर सकता। 3/4 क्या सारे सदस्य एक तरफ कह दें कि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी मना करना चाहे तो मना कर सकता है क्या? बिल्कुल मना कर सकता है। यानी पीठासीन अधिकारी के पास यह शक्ति तो है कि वो ऐसे विषय पर चर्चा कर सकता है जिस विषय को एजेंडे में नहीं रखा गया, लेकिन बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्यों की सहमति के बाद, कम से कम वो सहमति चाहिए, उससे कम सदस्य उसके पास हो और पीठासीन अधिकारी रख पाए, नहीं रख पाएगा। उससे ज्यादा सदस्य हो और पीठासीन अधिकारी नहीं रखना चाहे तो नहीं रखेगा। ठीक है, पावर है लेकिन 3/4 सदस्यों की सहमति भी जरूरी है, सहमति के बावजूद नहीं रखने का अधिकार भी। ठीक है। बैठक का निलंबन, पीठासीन प्राधिकारी ही बैठक का निलंबन करता है। नगरपालिका के बैठक में उत्पन्न होने वाली कोई अव्यवस्था की दशा में बैठक को, निलंबन का मतलब है सस्पेंड, खत्म, बीच में ही, तो
अगर नगर पालिका की बैठक में कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और उसके द्वारा विनिश्चित किए गए समय और तारीख तक किसी भी बैठक को निलंबित कर सकता है। यानी वो आगे की कोई तारीख देख के उसे ये लगे कि अव्यवस्था हो गई, मैं तो ये बैठक नहीं बुलाना चाहता, तो पीठासीन प्राधिकारी नगर पालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था को देखते हुए आगे की समय और तारीख निर्धारित करते हुए किसी भी बैठक को निलंबित कर सकता है। ठीक है। व्यवस्था बनाए रखना। पीठासीन प्राधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसके विनिश्चयों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ समस्त शक्तियां पीठासीन प्राधिकारी के पास होगी और वो पुलिस से भी सहयोग प्राप्त कर सकेगा। व्यवस्था बनाए रखने का मतलब है कि भाई कोई उल्लंघन करे पुलिस को बुला के व्यवस्था बनवा सकता है। किसी भी व्यक्ति को वो ज्यादा अव्यवस्था लग रही है उसको रोक सकता है, उसको बैठक में शामिल होने से रोक सकता है, उसको बैठक से बाहर निकलवा सकता है, उसके भाषण को रुकवा सकता है, उसके भाषण या किसी प्रस्ताव के किसी भाग को प्रोसीडिंग में लिखने से इनकार कर सकता है, जिससे ताकि व्यवस्था बनी रहे। बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियां। पीठासीन प्राधिकारी के पास ये शक्तियां हैं कि उसे लगे कि बैठक में एक कानून का जानकार आदमी तो बैठना चाहिए। हम अगर शहर में साफ सफाई की बात को ही बैठक का मुख्य एजेंडा मान रहे हैं तो मौसमी बीमारियों से संबंधित डॉक्टर साहब को मैं बुला लूं जो चिकित्सा के संबंध में खूब अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो वो हमें बैठक में बता पाएंगे कि हम इस काल में, इस बरसाती मौसम में किस तरीके के नगर पालिका उपाय कर सकते हैं, तो उनसे राय ली जा सकती है। ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। नगर पालिका सोच रही है कि हम तो सब ऑनलाइन सारी पत्रावलियां हो गई हैं, ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हैं, ऑनलाइन ही सारे आवेदन हो रहे हैं, सभी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो मैं एक तकनीकी विशेषज्ञ को जो शहर में है और तकनीक के बारे में बहुत अच्छा जानता है, हम अपनी बैठक में बुलाएं ताकि वो हमें अच्छे परामर्श दे सके, ताकि हमारा बैठना और विचार विमर्श करना फ्रूटफुल हो जाए। तो उनको विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियां उसके पास होती हैं। पीठासीन प्राधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक, अन्य विशेषज्ञों, स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने या सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना, किसी भी मामले की कार्यसूची में सम्मिलित करना। अगर इसके बावजूद राज्य सरकार निर्देश दे दें कि भाई आपको इतनी तारीख को एक बैठक बुलानी है और उसमें ये वाला मामला है, इस पे बोर्ड में इस मामले को रखना है और ये पास कराना है। मान लो कोरोना के टाइम में राज्य सरकार कहते हैं कि इमीडिएटली एक बोर्ड की बैठक बुलाओ, नगर पालिका की एक बैठक बुलाओ और उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित कराओ कि भाई हम 5-5 लाख रुपए के मास्क और सैनिटाइजर खरीदने वाले हैं, या 25-30 लाख रुपए के प्रशांत और वो मास्क और सैनिटाइजर खरीदने वाले हैं, तो आप इसकी बोर्ड बैठक जरूरी है। राज्य सरकार निर्देश दे रही है क्योंकि कोरोना का टाइम है। हुआ था कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, अब वो 25 लाख से ऊपर के नगर पालिकाओं में प्लांट लगाने के लिए बोर्ड की बैठक की जरूरत थी। तो राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे दें कि भाई सभी पीठासीन प्राधिकारी अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है और नगर पालिका ईओस को भी इसका निर्देश दिया जाता है कि वो सलाह मशवरा करके चेयरमैन से बोर्ड की बैठक आहूत करें और उस बैठक में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव पारित कराएं और भविष्य में ये प्लांट अपने को हर नगर पालिका को लगाना है। तो हम ये अनिवार्य हो जाता है प्राधिकृत अधिकारी के लिए, नहीं अध्यक्ष सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। अध्यक्ष सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार साधारण सरकार के द्वारा बताए गए साधारण मामले, साधारण या विशेष मामले पर विनिश्चय के विचार विमर्श नगर पालिका की बैठक आहूत करेगा। कंपलसरी है उसके लिए, अध्यक्ष को तो बुलानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिए तो बुलानी पड़ेगी। नगर पालिका की कार्रवाइयां और अभिलेख की अभिरक्षा। नगर पालिका की कार्रवाइयों और अभिलेखों की अभिरक्षा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अभिरक्षा में होते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका की कार्रवाइयों और अभिलेखों की अभिरक्षा करेगा, मतलब उसकी कस्टडी में होंगे। कल को कह देगी साहब आपने वो बैठक बुलाई थी, ईओ ये कह दे कि मुझे तो याद नहीं यार क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए थे। भैया वो किसकी कस्टडी में था वो सारा, वो जो वहां रजिस्टर में लिखा जा रहा था या रिकॉर्डिंग हो रही थी वो किसकी कस्टडी में था, किसकी जिम्मेदारी है, कौन ऐसे कह दो कल को बैठक होने के बाद कि
पता नहीं उसने क्या बोला था, हमें तो याद नहीं। भाई उसकी रिकॉर्डिंग करवानी थी, उसको रजिस्टर में अंकित करना था कि वो रजिस्टर गायब हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग तो फाइल करप्ट हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। वो आपकी अभिरक्षा है, आपकी जिम्मेदारी है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अभिरक्षा में नगर पालिका के समस्त कार्रवाइयां और अभिलेख रहते हैं। निरसन और व्यावृत्तियां, निरसन और व्यावृत्तियों का मतलब ये है कि ये जो एक्ट लागू हुआ तो कोई पुराना एक्ट था क्या जो खत्म हो गया, जो निरसन हो गया, जिसका जो निरसित हो गया, जो अब लागू नहीं है क्योंकि ये नया वाला आ गया। और व्यावृत्तियां मतलब सेविंग्स, मान लो जहां ये नियम कुछ नहीं कहता वहां बचाव क्या है, वहां हम क्या समझें, ठीक है, या उसमें से उस नियम में से कुछ बाकी है और इस नियम के आने से क्या वहां से खत्म हो गया और क्या यहां से लागू है। तो निरसन और व्यावृत्तियां अंतिम धारा होती है किसी भी एक्ट की। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, पहले कौन सा था 1974, वो इस 2009 के आते ही क्या हो गया, निरसित हो गया, खत्म हो गया। परंतु इस प्रकार के निश्चित नियमों के अधीन आयोजित कोई भी बैठकें, किए गए कोई भी कार्य विनिश्चय, जहां तक वे इन नियमों के असंगत नहीं हो, इन नियमों के अधीन ही आयोजित किए हुए समझे जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये एक्ट जैसे आया, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, आते ही पुराने वाला कौन सा, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, क्योंकि नगर पालिका तो पहले से भी थी और वो कैसे अपने काम करती थी, ये एक्ट तो बना नहीं था कि पुराने वाला जो 1974 है वो खत्म हो गया। लेकिन मान लो किसी ने पुराने वाले कार्य संचालन नियम से कोई बैठक बुला ली और उसमें विनिश्चय कर लिए, तो जहां तक वो बैठक इस एक्ट के विपरीत नहीं हो, इस एक्ट का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं करती हो, वहां तक यही माना जाएगा कि इसी एक्ट के अनुरूप, इसी कानून के अनुरूप तुमने वो बैठक आहूत की थी। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक सामान्य लैंग्वेज है, ये हर एक्ट में लागू है कि भाई अगर आपने पुराने एक्ट की पालना में कोई काम कर लिया है तो वो काम नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, वो काम समाप्त नहीं माना जाएगा, बशर्ते आपने नए कानून की कोई अवहेलना नहीं की। ठीक है, और जहां तक अवहेलना की है वहां तक तो शून्य होगा, बाकी वो काम वैलिड माना जाएगा। तो यही है निरसन और व्यावृत्तियां कह रहे हैं कि नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 लागू होते ही राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974 निरसित हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अगर कहीं किसी नगर पालिका में कार्य संचालन नियम 1974 के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई अमल में आ गई और इस कानून से असंगत नहीं है, तो वो कार्रवाई भी ऐसे ही मानी जाएगी जैसे वो इसी 2009 वाले नियम के अंतर्गत की गई है। बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद, नमस्कार। एक बार अपन ये जो हेडिंग्स है ना वो रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। पहली धारा संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, दूसरी परिभाषाएं, परिभाषाओं में 5, अधिनियम क्या है, बैठक क्या है, पीठासीन अधिकारी क्या है, ठीक है, प्रस्ताव क्या है और नगरपालिका क्या है। नगरपालिका की बैठकें, नगरपालिका की बैठकों में 60 दिन में एक बार, कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बार। अर्जेंट बुलानी है तो 48 घंटे पूर्व सूचना देकर भी अर्जेंट बैठक बुलाई जा सकती है। अर्जेंट बुलाने के लिए 1/3 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, वो लिखित हस्ताक्षर से देंगे तो चेयरमैन 7 दिन के अंदर, और चेयरमैन नहीं बुला पाता तो ईओ अगले 10 दिन के अंदर, यानी टोटल 17 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है और उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य। ये जो बैठक आहूत की जाएगी, ये बैठक सामान्यतः नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की जाएगी। ठीक है, बैठक की सूचना, बैठक की सूचना का मतलब है कि कहां होगी, स्थान, समय, तारीख और एजेंडा, कार्यसूची, ये मिलाकर के बैठक की सूचना ईओ के द्वारा यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा तैयार करके भेजी जाएगी। प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक वार्ड मेंबर को, मनोनीत और निर्वाचित प्रत्येक सदस्य को ये सूचना भेजी जाएगी कम से कम 6 दिन पहले साधारण बैठकों में, कम से कम 48 घंटे पहले विशेष बैठकों में, और उनके सामान्य
निवास या उनके कारोबार के सामान्य स्थान पर ये सूचना भेजी जाएगी। ठीक है। बैठक की कार्यसूची, एजेंडा। एजेंडा ईओ तैयार करेगा, जो उसको लगता है कि ये नियम इस एजेंडे में होने चाहिए, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, ये बिंदुओं पर चर्चा नगरपालिका की बैठक में होनी चाहिए। प्लस अध्यक्ष से वो विचार विमर्श करेगा और अध्यक्ष भी कोई बताएगा तो उनको भी वो शामिल करेगा। प्लस सदस्यों को भी वो प्रस्ताव रखेंगे, सदस्य भी उनको भी शामिल करेगा, बशर्ते उनमें से कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं हो जिसको अध्यक्ष वह खारिज कर दे, उसको अनुज्ञा नहीं करे, नॉन परमिसेबल कर दे, ये कहते हुए, लेखबद्ध कारणों से ये बताते हुए कि भाई आपका जो प्रस्ताव है वो नियमों के अनुरूप है नहीं। तो बैठक की सूचना, बैठक की सूचना, बैठक का कार्यव्रत, कार्यसूची, सॉरी, कार्यव्रत है प्रोसीडिंग, कार्यसूची। 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न कौन पूछ सकेगा? कोई भी सदस्य। 15 दिन में उत्तर नहीं दे पाए, अगली आगामी बैठक में मौखिक उत्तर। बैठक की गणापूर्ति 1/3, कम से कम 1/3। गणपूर्ति के अभाव में बैठक आस्थगित, 1 घंटे तक वेट करेंगे। गणपूर्ति नहीं हुई तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से 1 घंटा और वेट करेंगे, और तब भी नहीं हुई तो आगामी समय और तारीख बताते हुए बैठक स्थगित कर दी जाएगी। विनिश्चय एकमत या बहुमत के द्वारा किया जाएगा, मत देने वालों के बहुमत या एकमत से। ठीक है। और निर्णायक वोट कौन देगा? अध्यक्ष। मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग क्या होगा? जब कोई प्रस्ताव मत के लिए रखा जाएगा तो पक्ष में और विपक्ष में लोगों से जो पीठासीन अधिकारी है वो हाथ खड़े कराएगा और उन हाथों की गणना की जाएगी और लिखा जाएगा कार्रवाई विवरण में कि भाई किन किन ने पक्ष में हाथ खड़े किए और किन किन ने विपक्ष में, और उन हाथों की गणना से बहुमत से निर्णय पास होगा। बैठक का कार्यवर्त, प्रोसीडिंग, वो सारी प्रोसीडिंग देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में लिखी जाएगी, 3 दिन के भीतर लिखनी होगी। उसको तैयार तो ईओ के या सीएमओ के, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में वो तैयार किया जाएगा, और तैयार करके 3 दिन के, मतलब 3 दिन में तैयार करके वार्ड पार्षदों को, सभी सदस्यों को, निदेशक को, उप निदेशक को, और नगर निगम के मामले में संभागीय आयुक्त को, अन्य मामलों में जिला कलेक्टर को उसकी सूचना भेजी जाएगी। समस्त सारवान तथ्यों को शामिल करते हुए 3 दिन के भीतर अभिलिखित की जाएगी कार्यवाही। ऐसा कोई बिंदु, ऐसी कोई बात कार्रवाई में नहीं लिखी जाएगी जो बैठक की कार्रवाई से असंगत हो। अगर बैठक में ऐसा कोई विनिश्चय हुआ है जो सीएमओ को लगता है कि नियमों के, अधिनियम के या सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो वह अपनी सलाह देगा और इस सलाह को अंकित भी करेगा कार्यव्रत में। अंकित करके अगर उसको लगता है कि मेरे दृष्टिकोण में ये चीज ठीक नहीं है तो वह इसको राज्य सरकार को भी भेजेगा, डिसेंट नोट लगा के राज्य सरकार को भेजेगा। बोलने पर क्या निर्बंधन है? न्यायालय में विचाराधीन नहीं बोल सकते, बशर्ते वो किसी प्रशमन या समझौते के लिए अनुज्ञ विषय नहीं हो। अगर समझौते की अनुज्ञा है तो फिर समझौता होने के लिए बोर्ड की बैठक में उस पर बोलना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, न्यायालय में कोई बिंदु, कोई मामला विचाराधीन है उस पर नहीं बोल सकते, संसद, राज्य विधानमंडल या अन्य नगर पालिकाओं के कार्रवाई विवरण पर कोई संतापकारी टिप्पणी नहीं कर सकते। बोलने का अधिकार, कार्य में बाधा नहीं डाले। कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोले, बशर्ते उसे उत्तर नहीं देना हो या उसने सबसे पहले वो प्रस्ताव रखा नहीं हो। प्रस्ताव रखा है तो उत्तर देने के बाद वो बोलेगा ही। कोई भी सदस्य पीठासीन अधिकारी के या प्राधिकारी के यानी अध्यक्ष के, पीठासीन प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के बोलने पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर वो कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसको कार्रवाई से निर्बंधित किया जा सकता है। उसके बोले हुए किसी भाग को या किसी विषय को कार्रवाई के कार्यव्रत में शामिल नहीं करने से रोका जा सकता है। भाषणों की अवधि पीठासीन प्राधिकारी निर्धारित करता है कि कौन कितनी देर बोलेगा। जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय पर धनीय हित रखता है तो उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी वो ना ही तो अपना मत देगा ऐसे विषय में और ना ही इसमें विचार विमर्श में शामिल होगा। ठीक है, चाहे वो खुद हो, चाहे उसका कोई कारोबारी साझेदार हो, चाहे उसके घर का कोई सदस्य हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अगर उसका धनीय हित है
तो वैसी कार्रवाई में ना ही तो विचार विमर्श में भाग लेगा और ना ही ऐसे कार्रवाई के वोटिंग में भाग लेगा। दिन का क्रम कैसा होगा? दिन का क्रम एजेंडे वाइज होगा। दिन का कार्य सामान्यतः कार्य सूची के अनुसार किया जाएगा, यानी एजेंडे के हिसाब से किया जाएगा। बैठक में किए जाने वाले कार्य, बैठक में कौन से कार्य किए जाएंगे? कार्य सूची में शामिल है वो तो किए ही जाएंगे। कार्य सूची से इतर भी अगर कोई विषय लोकहित में ऐसा लगता है पीठासीन प्राधिकृत अधिकारी को या पीठासीन प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई विषय ऐसा है जिसे लोकहित में अभी इस बैठक में लिया जाना चाहिए, ऐसे विषय पर 3/4 सदस्यों की सहमति के बाद अगर पीठासीन प्राधिकारी की सहमति है तो ऐसे विषय पर चर्चा की जा सकती है। ये लगता है ऐसे बैठक में किए जाने वाले बैठक में तो कार्यसूची के अनुसार तो सारे कार्य किए जाएंगे, उसके अलावा बात है, उसके अलावा कोई बिंदु ऐसा है जिस पे चर्चा की जानी है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। 3/4 सदस्यों की सहमति के बाद अगर अध्यक्ष को लगता है, अगर पीठासीन प्राधिकारी को लगता है कि हाँ इस विषय पर चर्चा की जा सकती है क्योंकि ये लोकहित का विषय है, तो उस पर चर्चा हो सकती है। बैठक का निलंबन, अव्यवस्था हो जाए, बैठक अगर सुचारू रूप से हो नहीं पाए तो उसका निलंबन पीठासीन प्राधिकारी आगे के समय और तारीख बताते हुए कभी भी निलंबित कर सकता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का उपयोग कर सकता है, पुलिस की सहायता ले सकता है और समस्त अपनी शक्तियों का प्रयोग पीठासीन प्राधिकारी कर सकता है। बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने का अधिकार भी पीठासीन प्राधिकारी को है। विधि विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ को बैठक में बुला सकता है। राज्य सरकार अगर निर्देश दे तो बैठक बुलाना भी कंपलसरी है अध्यक्ष के लिए या पीठासीन प्राधिकारी के लिए, और किसी मामले को राज्य सरकार निर्देश दे कि ये बैठक बुलाओ और इस बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पारित करवाओ या प्रस्ताव रखो। पारित करवाने का तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी मामले को इस बैठक में शामिल करने का अगर कोई आदेश राज्य सरकार जारी करे तो उसकी पालना अध्यक्ष को करनी कंपलसरी है। नगर पालिकाओं की कार्रवाई और अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करता है? ईओ करता है, सीएमओ करता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसमें एक्चुअली ईओ जैसा कोई नाम लिखा नहीं है, तो पूरा एक्ट सीएमओ के चारों तरफ चलता है। ये सीएमओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सामान्यतः ईओ आरओ दोनों ही हो सकते हैं जो आपकी भर्ती आ रही। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की कार्रवाई और अभिलेखों का अभिरक्षा करता है, उसकी कस्टडी में होती है। निरसन क्या हुआ है? राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 का निरसन हो गया। फिर भी व्यावृत्ति सेविंग्स क्या है? अगर कोई काम उस नियम के अकॉर्डिंग हो जाए, व्यावृत्तियों को कहते हैं सेविंग्स। बचाव क्या है? सेविंग्स ये है कि कोई कार्य, कोई बैठक उन नियमों के अकॉर्डिंग हो गई लेकिन इस नियम से असंगत नहीं है तो उस कार्रवाई विवरण को भी सही और वैलिड मानेंगे और ये मानेंगे कि ये इसी नियम के अकॉर्डिंग हुई है। बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। सभी स्टूडेंट से, सभी अभ्यर्थियों से, चाहे वो स्वयं किसी नौकरी में है या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईओ आरओ की भर्ती जब भी आएगी सभी के लिए सुअवसर है। ऐसा नहीं है कि हम इस परीक्षा के लिए अभी तो तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन ये भर्ती आएगी तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत स्कोप है इस नौकरी में, बहुत सारे काम करने का, है ना। बहुत अलग अलग तरह की जनहितार्थ, प्रयोजनार्थ, है ना, और लोकहित में बहुत अच्छे सुअवसर और अपने रोजगार के लिए एक श्रेष्ठ रोजगार, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक श्रेष्ठ अवसर के रूप में आप इस नौकरी को देख सकते हैं। तो जब भी इसकी वैकेंसी आ जाए तो आप ये एक्ट वगैरह पढ़ें और इसकी तैयारी करें। मेरी शुभ आकांक्षाएं हैं कि आपका मंगल होगा, आपकी भर्ती में आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ने की, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, मेरे कुछ दोस्त मेरी ये आलोचना करते हैं कि थोड़ा सा आप आराम आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, बच्चे आजकल बहुत फास्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसको भी 1.5 की स्पीड पे कर लेना, है ना। और अगर फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप है, ईओआरओ का कोर्स है, मैं करवा रहा हूँ पार्ट बी, पार्ट ए करवाएंगे सुनील सर, कंसेप्ट समझा देंगे अच्छे से। पिछला अनुभव भी है कि बच्चों के 40 में से 40 नंबर भी आते हैं। रटने का जो काम है वो अपन बार बार पढ़ेंगे तो रटा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।